कि किसी भी केस को करवाते हुए आपको एनेस्थीसिया को प्लान कैसे करना है। वो प्लान करने के लिए सबसे पहले आपको प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन को रैशनल तरीके से आना चाहिए। हम लोगों ने पूरे 6 सेशंस में ये डिस्कस किया था बहुत डिटेल से। वो मैं इस टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहले से शुरू कर दिया था। तो उसके अंदर ये है कि आपने हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन को आप साइंस या सिम्टम्स भी कह सकते हैं, और जो है उसके बाद आपने उसकी बेस पे फिर अगले स्टेप में जो आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से आपको जो पॉइंट्स मिले हैं उसकी बेस पे आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस भी जो आप करवा रहे हैं तो आपको ये रैशनल पता हो कि भाई मैं अगर सीबीसी करवा रहा हूँ तो सीबीसी की क्या रीजन है। मैंने एडवाइस की है तो एको से मुझे क्या फाइंडिंग मिलेगी और उससे पेशेंट की मैनेजमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बेसिक जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, बेसिक जो सिस्टम हैं, उनके बारे में आपको ये चीज़ बहुत डिटेल से पता होनी चाहिए। और ये वो बेसिक चीज़ है जो सबसे पहले आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ईसीजी करवाई है तो मेरा ईसीजी में देखने का क्या मकसद है। मैंने एको करवाया है तो मेरा एको का में देखने का क्या मकसद है, एको की क्या इंडिकेशन है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट एक्सरे मैंने करवाया है तो चेस्ट एक्सरे से मैं फाइंडिंग क्या देख रहा हूँ और क्या मुझे उससे फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी जो साइन सिम्टम्स है उसके बाद आप इन तमाम बेसिस पे आप रिस्क फैक्टर्स निकालेंगे। वो रिस्क फैक्टर्स कार्डिक होंगे, रीनल होंगे, रिस्पिरेटरी होंगे, पीओएनवी का रिस्क फैक्टर, एस्पिरेशन का रिस्क फैक्टर, एयरवे की मैनेजमेंट का रिस्क फैक्टर्स, मॉनिटरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पोजीशनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये तमाम जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद जो आपका सर्जरी के हिसाब से जो रैशनल है वो ये होगा। ठीक है, उसके बाद आप हर स्टेप को आप प्लान करेंगे। जो एनेस्थीसिया के जो स्टेप्स होते हैं, इंडक्शन है, इंटुबेशन है, मसल रिलैक्सेशन है, क्या नाम है उसका, प्री मेडिकेशन है, पीओएनवी का है, प्रोफाइलैक्सिस है, एसिड जो है प्रोफाइलैक्सिस है। उसके बाद आपकी जो है आपने फ्लूइड क्या देना है, आपने मॉनिटरिंग क्या करनी है। ये जो सारी प्लानिंग है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर कोई फर्स्ट ईयर रेजिडेंट कुछ करना चाहता है तो वो पहले एनेस्थीसिया की प्लानिंग सीखे। जो अगर वो उसको प्लानिंग समझ आ गई, उसकी आंखों में ये नूर आ गया कि उसको एक पेशेंट को देख के उसके अंदर से क्या चीजें उसने पिक करनी है और अपनी चीजों से रिलेटेड। ये हम जब भी डिस्कस करते हैं तो हमने कुछ साइन सिम्टम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, उनका हमसे बिल्कुल ताल्लुक नहीं है बहुत सारी चीजों का। हमको अपनी अपनी चीजों को गैदर करना है कि भाई हमारा जो बेसिक मेंटेनेंस के स्टेप्स हैं, जो कंडक्ट के ऑफ एनेस्थीसिया के कंसेप्ट जो स्टेप्स हैं, उनमें उन चीजों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट इज द प्राइम थिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने इस एस्पेक्ट को अच्छी तरीके से कवर किया था। कई दफा उसको डिटेल से मैं ये बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हम लोगों ने कल और परसों जो है वो हम लोगों ने कुछ दूसरे एस्पेक्ट से हम लोगों ने कवर करनी ये चीज़ें शुरू की थी कल से। तो बेसिकली उसके अंदर ये है कि जो पोजिशनिंग रिलेटेड हम लोगों ने कंसर्न देखे थे, और फिर आज हम लोगों ने एनेस्थीसिया कंसर्न सर्जरी रिलेटेड, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। उसको मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको बता के कि कोई भी अगर सर्जरी है तो उसमें आपने पहले देखना है कि उसके अंदर अर्जेंसी क्या है, कि आपको इमरजेंट विद इन मिनट्स करना है, विद इन आवर्स करना है, विद इन डेज करना है, विद इन वीक्स करना है, विद इन मंथ्स करना है। तो उस हिसाब से वो इमरजेंट, अर्जेंट, ये प्लान्ड और इलेक्टिव में हो जाएगी। फिर उसके अंदर हम लोगों ने किया था कि उसमें सर्जिकल रिस्क क्या है, वो लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है। फिर उसके बाद उसमें ब्लीडिंग का क्या रिस्क है, फिर उसमें कौन सी पोजीशन स्पेसिफिक की ज़रूरत होगी, उसका यूवीएल ड्यूरेशन क्या होता है, उसके अंदर आपको एनेस्थीसिया किस तरह के एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, आप उसमें एनाल्जेसिया कैसे देंगे, उसमें लेवल कहाँ तक का आपको लेवल का एनेस्थीसिया चाहिए, कितनी आपको उसमें इंटेंस आपको मसल रिलैक्सेशन चाहिए, कितना उसमें कितनी ज़्यादा वो पेनफुल प्रोसीजर है, इस हिसाब से आप उसको सारे करेंगे। और हर स्टेप पे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ब्लीडिंग होती है, कॉम्प्लिकेशन मुख्तलिफ, हम लोगों ने उसको हर सर्जरी के हिसाब से देखा था। ठीक है, तो उसके बाद कोई भी एक सर्जरी के अंदर कोई स्पेसिफिक आपको क्या क्या आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने एब्डोमिनल सर्जरीज की थी और ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी की थी। तो उसके बाद जो है अगर हम न्यूरो सर्जरी के बारे में कुछ बात करें तो एक पेशेंट की अगर न्यूरो सर्जरी होनी है तो न्यूरो सर्जरी, खुरम आप बताओ कि न्यूरो सर्जरी में आपके ख्याल से क्या क्या
सर्जरी रिलेटेड कंसर्न्स हैं जो आपको बीइंग एन एनेस्थेटिस्ट आपने अटेंड करने हैं व्हेन यू आर कंडक्टिंग एनेस्थीसिया फॉर अ न्यूरोसर्जरी? जी खुरम, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर। सबसे पहले वही जो आपने जैसे कहा कि देख लें कि इमरजेंट सर्जरी है, अर्जेंट है या इलेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, उसके इसमें हिसाब से इसमें से कर लें, ये तो एक अलग इसका है। पहले पहले सबसे पहले डिफाइन कर लें कि न्यूरो सर्जरीज यूजुअली होती कौन कौन सी है। सर न्यूरो सर्जरी बेसिकली हेड और स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जी जो जी ठीक है। सर्जरीज हैं। तो उसमें उसमें आप देखें कि क्या होता है। अब सोचें जरा कौन कौन से ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं। मतलब देखें ना, या तो होता है ट्रॉमा, ठीक है, जी सर। ट्रॉमा होता है जिसमें कोई ब्लीड हो जाता है, एम आई राइट? और ऐसे ही सर। दूसरी सूरत में यूजुअली जो होता है कोई ट्यूमर होता है। वेस्कुलर एनोरिज्म हो सकता है, मतलब बेसिकली ट्यूमर होगा, वो स्पेस ट्यूमर ऑक्यूपाइड वेस्कुलर हो सकता लीजन्स। है, स्पेस ऑक्यूपाइड लीन हो सकती हैं। जो ट्रॉमा होता है उसमें या तो आपका एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा होता है, या सब ड्यूरल हीमाटोमा होता है, या सब रेक्नाइड हेमरेज होता है, या आपका जो है वो डिफ्यूज एक्सोनल एडिमा हो जाता है उसमें आपका। फिर उसके बाद सीवीएस सॉरी, सीवीए सर। ये बेसिकली हेमरेजिक शॉक हेमरेज। होगा ना। हेमरेजिक शॉक होगा तो उसमें आप जी उसको ड्रेन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद यूजुअली या तो ट्यूमर होता है, यूजुअली वो इट मे बी एनी सॉर्ट ऑफ ट्यूमर, एनी सॉर्ट ऑफ वो रेंजिंग फ्रॉम। सर बच्चों में हाइड्रोकेफलस। हाँ जी, वो बेसिकली हाइड्रोसेफलस जो है वो जो है वो उसमें कोई कंजेनिटल ड्रेनेज की, सीएसएफ की प्रोडक्शन की, या उसकी ड्रेनेज का कोई मसला होता है जिसकी वजह से हाइड्रोसेफलस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी होती है, जिसमें आप जो सीवीए बोल रहे थे ना, वो सीवीए में बेसिकली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का, न्यूरो रेडियोलॉजी का होगा। और स्कीमिक इंफार्क्ट है तो जस्ट लाइक जिस तरह आप समझ लें कि एंजियोप्लास्टी ऑफ ब्रेन, ठीक है, एंजियोप्लास्टी ऑफ ब्रेन आप कर देंगे बॉडी, ठीक है। तो ये उसका बेसिक थीम है। तो इसमें जो इसके अलावा एक अब जो अब आप इसको ब्रॉडली लें कि अगर क्रेनियोटमी है तो वो क्रेनियोटमी या तो होगी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है, और एक उसमें एक ऑफ ऑफ स्कर्ट होता है, वो होता है अवेक क्रेनियोटमी, ठीक है। अवेक क्रेनियोटमी में मतलब आप समझ लीजिए कि वो एक थोड़ी सी एक सेपरेट एंटिटी होती है। फिर उसके बाद जो क्रेनियोटमी के अलावा बर होल करते हैं, जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा है उसको ड्रेन करने के लिए, या उसके अंदर इमरजेंसी आपने बेसिकली ड्रेन करना है उसके लिए, ठीक है। और फिर एक क्रिएशन होती है जिस तरह हाइड्रोसेफलस में ओपन भी कर सकते हैं और बेसिकली वीपी शंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक न्यूरो सर्जरी का एक थोड़ा सा डोमेन है जो मुख्तलिफ होता है। स्पाइन सर्जरी को एक मिनट के लिए अगर हम अलग कर दें, स्पाइन सर्जरी को, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें यही कॉमन होती हैं, लेकिन बेसिकली फिर उसके अंदर स्पेसिफिकली जो एरियाज होते हैं, टेम्पोरल एरिया, फ्रंटल एरिया, उसमें जो ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक होता है ना, वो आपका पोस्टीरियर फोसा सर्जरी होती है, ठीक है। क्योंकि पोस्टीरियर फोसा सर्जरी के अंदर आपके जो है ना मेजर वहाँ पर सेंटर्स होते हैं जो रिस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं, जो सीवीएस को कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस बहुत सीरियस हो सकते हैं, ठीक है। सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसी में आता है ना, न्यूरो सर्जरी से? पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसी में आता है। वो ओपन भी हो सकती है जी और ट्रांसफिनाइडल भी हो सकती है, ठीक है। जी। तो उसके अंदर वही जिस तरह लाइक एनी अदर ट्यूमर, उसके लोकल इफेक्ट, क्योंकि यूजुअली ब्रेन के ट्यूमर जो है वो मेलिग्नेंट नहीं होते, वो बेनाइन होते हैं, लेकिन वो लोकली मेलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। और उनके जो लोकल इफेक्ट ही इतने ज़्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ब्लीडिंग का होता है, फिर उसमें न्यूरोलॉजिकल इंजरी का होता है। तो आपने कोई भी न्यूरो सर्जरी आपने करवानी है तो आपने प्री ऑपरेटिवली आपने जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है वो आपने डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। अभी मैं मेन बात की तरफ आ रहा हूँ, और लेकिन ये है कि ये आपके दिमाग में कंसर्न होता है, ठीक है। दूसरी उसके अंदर चीज़ ये होती है कि आपका जो है ना ये जो है उसमें आपकी जो मेन जो आपका फोकस होता है ना तमाम में, वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को के मेंटेनेंस की तरफ होता है, ठीक है। तो
जो तमाम फैक्टर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हाइपरकार्बिया, वेरी गुड। हाइपरकैप्निया, हाइपोक्सिया। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने एक सेकंड। जब आप ये बोलेंगे ना हाइपरकार्बिया, तो इसका मतलब आपका क्या है कि हाइपोकार्बिया से इंट्राक्रैनियल प्रेशर पे इफेक्ट नहीं होता? सर होता है। तो आप बताइए, इसलिए ज्यादा जब आपसे कोई फैक्टर्स पूछ रहे हैं ना, तो आप ये बोले अच्छा। बताएं कि CO2 इज द डिटर्मिनेंट। ठीक है, ठीक है। ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर का सबसे बड़ा जो डिटर्मिनेंट है वो CO2 है। एक दो ग्रेजुअली जैसे जैसे CO2 बढ़ता है वैसे वैसे सेरिब्रल ब्लड फ्लो बढ़ता है और ICP बढ़ता है। ठीक है, और CO2 के कम होने से किस तरह प्रॉब्लम होती है? जी सर वो वेस्कुलर वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं इन रिस्पांस। तो उससे भी इस्कीमिया होगा। ठीक है, उससे भी होगा। अच्छा, अगला फैक्टर और कौन सा हो गया? सर हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का कहाँ पे इफेक्ट ज्यादा आता है? रिसेप्टर्स पे सर। नहीं नहीं, CO2 का तो डिपेंडेंट है ना, ग्रेजुअल बढ़ता है उसका। ठीक है, O2 का किस तरह होता है? सर ये CMRO2 पे इसका इफेक्ट होता है हाइपोक्सिया। मोर देन 60 इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जब लेस देन 60 होता है तो उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा सर वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं। नहीं, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट, दवाइयों से पहले जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीजें वो बता देना। CO2 और ऑक्सीजन के अलावा और कौन सी चीज होती है इंपॉर्टेंट? सर इसमें फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। सर पोजीशन। सर हाइपरथर्मिया। देखें, मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जिस तरह उसने बताया ना, ब्लड प्रेशर, लेकिन वो रियल सेंस में सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है। लेकिन जो फैक्टर्स है ना उनमें टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया से सेरेब्रल ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, उसके अलावा जो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, उसके अलावा जो बाकी फैक्ट जो है वो उसके अलावा आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जी जी। और सर इंक्रीज ब्रेन सब्सटेंसेस जो है, मिसाल के तौर पे ट्यूमर हो गया, एब्सेस या हेमाटोमा, अगर वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। इसको एक्सप्लेन करने का बेस्ट तरीका क्या है? एक आपने नाम सुना है मॉनरो कैली डॉक्ट्राइन? नहीं सर। किसी को पता है मॉनरो कैली डॉक्ट्राइन क्या होता है? सॉरी, व्हाट इज मॉनरो कैली डॉक्ट्राइन? आयशा आप बताओ, किसी को आता है? फातिमा आप बता दो। सर बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो ब्लड CSF और जो टिश्यू प्रेजेंट है उनमें से अगर कोई भी एक प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तो अगली चीज कम होके जो है क्या कहते हैं द साइज ऑफ द एंटायर थिंग को एक जैसा रखेगी, यानी कि नहीं, एक अगर बढ़ रहा है तो अगला कम होगा। कम होगा नहीं, अगर नहीं हुआ, यूजुअली इट शुड बी कंपनसेटेड बाय डिक्रीज इन एनी अदर थिंग। आप जो बता रही हैं सही बता रही हैं, लेकिन उसमें बेसिकली होगा ये ब्रेन का क्लोज कैविटी। अगर तीन वहां पे कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? अब आप मुकम्मल करो ये आंसर फातिमा, कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? जी फातिमा आप बताओ प्लीज। फिर CSF ब्लड और जो आपका ब्रेन के टिश्यू है। वेरी गुड। तो अगर मिसाल के तौर पे टिश्यू में एडीमा हो गया, सेरिब्रल एडीमा हो गया, या ब्लड फ्लो बढ़ गया, ठीक है, या तीसरी क्या चीज है? सर CSF। CSF। ठीक है,
इन तीनों में से कोई भी एक चीज बढ़ गई ना तो दूसरे को कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो CSF प्रेशर बढ़, ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। दैट इज Monro-Kali doctrine. Okay, skull is a closed cavity and there are mainly three things. So if one is increased, the other should compensate, otherwise ICP will increase. This is the main principle behind all neurophysiology. ठीक है, तो ये अच्छा सर, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं और जो मेरे जहन में अब आए हैं सर। इसमें अगर इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर होगा तो उससे भी या नेक के अराउंड कोई प्रेशर ज्यादा होगा तो उससे भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है। कफ करें उससे भी बढ़ता है। कोई भी फोर्सफुल एक्टिविटीज, कफ, स्नीजिंग, एब्डोमिनल प्रेशर, इन सारों से बढ़ता है। ठीक है, तो अच्छा, तो बेसिकली जब आपने न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड अगर हम कंसर्न देखें तो न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न होंगे। एक तो हमने आईसीपी को कंट्रोल रखना है, ठीक है। दूसरे एनेस्थीसिया रेफरेंस से आपका क्या और क्या चीज होगी आपका सर सेरेब्रल, जी जी सर सेरेब्रल ब्लड फ्लो परफ्यूजन को मेंटेन रखना। जी जी, वो बता दिया ना, वो बेसिकली जो आईसीपी और वो जो Monro-Kali डॉक्ट्राइन है वो वही है ना कि जब आईसीपी बढ़ेगा तो सेरेब्रल परफ्यूजन कम हो जाएगी ना। ठीक है जी सर। तो जब आपने न्यूरोसर्जरी कंडक्ट करनी है तो आपके दिमाग में क्या क्या कंसर्न्स होंगे। आप तो एक तो हमने आईसीपी की बात कर ली, आईसीपी की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। सर वो वेंट्रिकुलर मॉनिटरिंग होती है, उसमें कैथेटर इंसर्ट करते हैं। और लेकिन डायरेक्टली आप ना सर्जिकल चीजों पे चले गए हैं। और पहले तो आपके क्लिनिकल साइन सिम्टम्स होंगे ना। रेज आईसीपी के एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट में क्या फीचर आ सकता है। सर वो सीवीपी प्रेशर बढ़ेगा और या इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस रिएक्शन क्या होता है। सर हाइपरटेंशन होगी जी जी, और इसके अलावा ब्रैडी होगा जी, और इसके अलावा एक और चीज होगी जो कि अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही। आईसीपी होता है ना सर, तीन चीजें होती हैं, रेज आईसीपी होगा, एग्जैक्टली। जेवीपी रेज ब्रेडिकार्डिया। होगी, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। जी। तो बेसिकली जो कुशिंग रिफ्लेक्स हो ना वो आएगा आपका, हाइपरटेंशन होगी कंबाइंड विद ब्रेडिकार्डिया। तो ये एक इनडायरेक्ट साइन होगा कि आईसीपी बढ़ रहा है। या अगर सर्जन जो है वो आपको कहेगा कि ब्रेन टाइट हो रहा है, ठीक है, तो आपको फिर उस हिसाब से आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी और न्यूरोसर्जरी में क्या, न्यूरो एनेस्थीसिया कंडक्ट करते हुए और आपको क्या कंसर्न होते हैं। सर पोजीशन, सर एग्जैक्टली। इसके अलावा वेक ब्रेन सर्जरीज जो होती हैं उसमें अगर पोजीशन सिटिंग है तो उसमें हमारे पास एम्बुलेंस का बहुत चांस होता है, जो सबसे बड़ा मेन कंसर्न होता है एनेस्थीसिया का। जी जी, और इसके अलावा एम्बुलिज्म के अलावा और चांस जो होता है वो ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, एग्जैक्टली। इसमें इन पेशेंट में आर्टीरियल लाइन डालनी पड़ती है। इन पेशेंट में हाइपोटेंसिव वो आर्टीरियल लाइन तो पहले मतलब पहले अंडर करने से पहले यूजुअली डालते हैं। इन पेशेंट्स में आर्टीरियल लाइन, एक आप न्यूरोसर्जरी करवा रहे हैं उसके अंदर आर्टीरियल लाइन को मॉनिटर करने में और न्यूरो एनेस्थीसिया में आर्टीरियल लाइन को मॉनिटर करने में कोई डिफरेंस होता है जो आपको ख्याल रखना पड़ता है। सर न्यूरो एनेस्थीसिया में असल में हम समटाइम हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया भी देते हैं, जिसमें ठीक है कि एक ऑटो रेगुलेटेड ऑर्गन है, बट हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर 50 से कम मैप जाएगा तो फिर ऑटो रेगुलेशन खत्म हो जाएगी। दिस इज नॉट द आंसर। मैंने मॉनिटरिंग की बात की है जी। ये जो जमील ने मैसेज बॉक्स में देखें, ये आंसर है।
कि आपने इसमें Exactly, sitting इसमें position, yes. जो जीरो करते हैं वो आप जीरो जो है वो आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी मेट्रिक्स पे करना होता है, ना कि अच्छा मैं पहले आपको ये बता दूं कि बेसिकली इस वक्त हम न्यूरो एनेस्थीसिया मतलब आप ये समझ लें कि हम प्रॉपरली एक न्यूरो एनेस्थीसिया नहीं कर रहे, हम उसमें एनेस्थीसिया सर्जरी से रिलेटेड जो हमारे एनेस्थीसिया के जो कंसर्न्स हैं ना, हम उसको ट्रांसफर सेक्शन में हम देख रहे हैं। ठीक है, एक एनेस्थेटिस्ट को न्यूरो एनेस्थीसिया कंडक्ट करना है तो उसको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जी पॉइंट ये है कि देखें, अगर तो वो अवेक है और सिटिंग पोजीशन है तब तो हम ऑरिकुलर मैटर्स पे रखेंगे, लेकिन अगर वो स्पाइन में है और हम कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं ब्रेन की, तो फिर तो हम हार्ट की उस पे रखेंगे ना। नॉर्मली जो है वो ब्रेन की कौन सी सर्जरी होती है जिसमें स्पाइन भी होता है? हाँ, ब्रेन की नहीं होती, वो स्पाइन की होती है जो स्पाइन में होती है। इस वक्त हम स्पाइन की बात ही नहीं कर रहे ना। और दूसरे आपने जो भी बोला ना सर, कभी कभी ये लोग सुपाइन लेटा के हेड को थोड़ा सा मैंने भी जितनी देखी है लगा के मूव करके भी करते हैं। देखिए उसके अंदर टेम्पोरल रीजन को वो देखने के लिए उसको थोड़ा सा एलिवेट ही करते हैं ना, उसमें उनको थोड़ा सा एलिवेटेड ही होता है ना। हाँ, राइट हेड लेफ्ट। मसलन फ्रंटल वगैरह को भी अगर कोई ट्यूमर रिसेक्शन है या कुछ इस तरह की चीजें हैं तो वो तो स्पाइन में ही होंगी ना। देखिए उसमें फिर भी वो हेड को थोड़ा सा एलिवेट करते हैं, ठीक है। जी और उसको अगर वो नहीं करते तो उनको करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो ब्लीडिंग का चांस कम होता है। ठीक है, वो एक आप स्पेसिफिक खाली एक एयर एम्बोलिज्म तो नहीं होती ना खाली चीज, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका एक्सपोजर उसमें बेहतर होता है। ये जो आप बता रहे हैं ना, वो हेड को बाहर फ्लोट कर रहा होता है और वो उसके अंदर पिन डालते हैं, तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एनेस्थीसिया के कंडक्ट में, कि आपको उस टाइम पर आपने अपनी डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को बहुत मेंटेन करना होता है, क्योंकि वो बहुत पेनफुल स्टेप होता है। ठीक है, क्योंकि जब ड्यूरा ओपन हो जाती है तो उसके बाद इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो पिन डालने का होता है वो बहुत एक हीमोडायनामिक स्ट्रेस होता है उसको। ठीक है, और तो ये सर उसमें तो यूजुअली ब्लॉक ही लगा देते हैं। आई एम सॉरी, हाँ जी, तो वो कौन सा ब्लॉक होता है, उसको क्या कहते हैं? गैस्टेरियस गैंग्लियन, क्या उसका नाम है? नहीं, स्कैल्प ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? स्कैल्प ब्लॉक। सर स्कैल्प ब्लॉक जो अवेक क्रेनियोटोमी में कभी-कभी जो है सुप्रा जो टेंडोरियल क्रेनियोटोमीज होती थी, उनमें भी जस्ट टू सप्लीमेंट द एनास्थीसिया जो है वो स्कैल्प ब्लॉक लगाया जाता था, और जब पे मेयरफील्ड पिन्स लगाई जाती हैं तब भी जो है उन पिन्स की जगह पे भी जो है लोकल इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, तो जस्ट टू सप्लीमेंट द ब्लॉक। और जबकि आप जो ये बात कर रहे हैं कि ड्यूरा खुलने से पहले जो पेनफुल जितने भी मराइल होते हैं, तो जो है वो जो आपकी न्यूरोसर्जरी की टीम होती है वो लोकल एनेस्थेटिक में डूबी हुई पैटीज जो है वो लोकली इन्फिल्ट्रेट कर रही होती है, वो उनका डोमेन होता है। और जो हमारे न्यूरो एनेस्थेटिस्ट थे वो काफी उनको डांटते भी थे अगर पेशेंट क्योंकि हम तो डेक्सामेटाजिन से ज़हन में कर रहे होते नहीं, वो आप सही कह रही हैं, लेकिन आप जहन में रखें बात कि नो डाउट प्रैक्टिकल कंडक्ट को हमको अपनी पढ़ाई के अंदर इंटीग्रेट करना होता है, लेकिन कई दफा प्रैक्टिकल कंडक्ट, अब आपने अभी बोला है ना कि ये उनकी डोमेन होती है, तो याद रखें लोकल एनेस्थीसिया इज ऑलवेज डोमेन ऑफ एनेस्थेटिस्ट। ठीक है, you have to be vigilant, you should be asking which preparation you are using, आप क्या उसमें यूज कर रहे हैं, आपने कितना वॉल्यूम डाला है, आपने कितने % डाला है। खास तौर पे एक बच्चे की सर्जरी हो रही है, बड़ों में तो चले कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर आप एक बच्चे की सर्जरी करवा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका डोमेन है या उनका डोमेन है? नहीं सर, समझ आ गई बात? तो ये हमेशा लोकल एनेस्थीसिया इज ऑलवेज डोमेन ऑफ एनेस्थेटिस्ट wherever even मुझे एक बात बताइए, जस्ट ये हम और डी ट्रैक हो रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर? सर मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर में अगर लोकल इन्फिल्ट्रेट किया है सर्जन ने तो उसमें हम लोग मॉनिटरिंग लगाते हैं और उसमें हम ब्लड प्रेशर और सैचुरेशन वगैरह को मॉनिटर करते हैं, जस्ट टू सी दैट कि ये डीप डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया या कोई ऐसा सिस्टेमिक ना हो जाए, वो एनेस्थीसिया आ गया सेडेशन दे तो सेडेशन को मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर में उस लेवल की सेडेशन आएगी जब तक कि पेशेंट जो है वो अवेक है और आपसे बातें कर रहा है। एज सून एज दे लॉस देयर कॉन्शियसनेस, ये आप जो बोल रही हो ना, ये दैट इज एक सेकंड लेट मी करेक्ट, ये जो होती है, ये जो फातिमा ने बताया ना,
दैट इज कॉन्शियस सेडेशन, ठीक है, दैट इज कॉन्शियस सेडेशन। और मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर होती है, इट इज अ प्रोविजन एंड द मॉनिटरिंग प्रोवाइडेड बाय द ट्रेन एनेस्थेटिस्ट विद और विदाउट गिविंग एनेस्थीसिया। मुझे एक बात बताइए कि जो आपका, मैं आपकी इसकी एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों में से अगर किसी का एक्सपोजर है ना कैथ लैब का, तो कैथ लैब के अंदर एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के जो पेशेंट्स आते हैं उसमें तो वो लोकल भी नहीं लगाते ना, उसमें तो उन्होंने सर इन शॉर्ट जो एनेस्थेटिक केयर प्रोवाइड करता है उसी को मॉनिटर्ड एनेस्थेटिक दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर, ठीक है। और जो आप बता रही थी फातिमा, वो उसको कहते हैं कॉन्शियस सेडेशन। कॉन्शियस सेडेशन सर आई रिमेम्बर आई रेड दिस फ्रॉम बैरिश, तो बैरिश में उन्होंने डिफरेंशिएट ही इस लेवल पे किया था कि जैसी वो कन्वर्ट, जैसी पेशेंट जो अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर लेगा, आप तब उसे जो है वो जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, और इससे पहले तक जितनी भी सेडेशन आप देंगे वो कॉन्शियस सेडेशन बिल्कुल है, लेकिन इट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एज अ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कॉन्शियस और सेडेशन, ये नाम क्या कह रहा है? जी सर, पेशेंट कॉन्शियस सेडेशन का मतलब ये है कि पेशेंट आपसे बात करता है। सेडेशन जी बिल्कुल कॉन्शियस सर। नहीं होगी एग्जैक्टली। नहीं, पेशेंट इज क्वाइट calm, relaxed, and he is responding to you spontaneously or with by verbal communication or by light tap, ठीक है जी सर। और जो अगला स्टेप आप बता रही है ना, वो मॉडरेट सेडेशन हो जाएगा। अगर इससे आगे चला जाएगा तो वो मॉडरेट सेडेशन हो जाएगा या डीप सेडेशन हो जाएगा, ठीक है। एनेस्थीसिया, व्हाट इज एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया में और सेडेशन में क्या फर्क होता है? इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है सर, एनाल्जेसिया, एमनीसिया है, लॉस ऑफ relaxation सेंसेशन, है, और एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया इज लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, अनकॉन्शियसनेस। लॉस ऑफ आप ये सेंसेशन। समझ लें कि ये थोड़े से एक ग्रे एरिया है कि आप डीप सेडेशन को जनरल एनेस्थीसिया कहेंगे या आप डीप सेडेशन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जनरल एनेस्थीसिया से, ये एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है। लेकिन कॉन्शियस सेडेशन का मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्शियस सेडेशन और मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन व्हिच वी वर डूइंग, तो अब मुझे बताएं कि जो एक न्यूरो सर्जरी में हमने ब्लीडिंग का हमारा रिस्क हो गया, न्यूरो सर्जरी में हमारा जो है वो, सर अगर आप इजाजत दें तो एक दफा मैनेजमेंट एम रिवाइज कर दूं। सर ये एम है बेसिकली रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को नजर में रखते हुए सबसे पहले सर आप जो है अवॉइड करेंगे इंक्रीज्ड सेरेब्रल ब्लड फ्लूइड को, अवॉइडिंग हाइपरकैप्निया, हाइपोक्सिया, हाइपरटेंशन और हाइपरथर्मिया। इसके बाद सर आप अवॉइड करेंगे वीनस प्रेशर को इंक्रीज नहीं होने देंगे, जिसमें कफिंग हो गई, हेड डाउन पोजीशन हो गया, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेक वेन्स हो गया, या जो ईटीटी की टाइज भी कुछ होती हैं जिनमें आप नेक को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। तीसरा हो गया सर आप सेरेब्रल एडेमा को फर्दर बढ़ने से बचाएंगे, जिसमें आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस नहीं देने। चौथा हो गया सर अब आपने सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है उसको मेंटेन रखना है। हाइपोटेंशन बेसिकली डिक्रीज कर देता है सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को इन सेटिंग्स ऑफ रेज्ड आईसीपी। और आखिर में सर वो एनेस्थेटिक एजेंट्स जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ाते हैं उनको अवॉइड करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आप उसमें फार्माकोलॉजिकल चीजें बताएंगे, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल जैसे आपके मैनिटॉल हो गई, डायूरेटिक्स हो गया, फ्रूसिमाइड हो गया। सर वो फिर इसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में आ जाता है ना, सबसे पहले लूप डायूरेटिक्स, फिर आप मोडेस्ट हाइपरवेंटिलेशन करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कुछ देते हैं। आपने जो मोडेस्ट हाइपरवेंटिलेशन कहा है, इसका क्या मतलब है? सर उसको आपने 30 से 35 के दरमियान रखना है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अगर आप बहुत नीचे ले जाएंगे तो वो भी जाहिर है फिर जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना वो 33 to 35 लिखा हुआ है। और ये क्या है, ये एन टाइडल है या PaCO2 है? सर ये PaCO2 है। तो आपके पास जो एन टाइडल आ रही होती है तो आपको क्या करना चाहिए आपको ऐसे मौके? सर वही
मेरे ख्याल में सर अनटाइटल भी एंटाइटल तो ठीक है। 5 to 5 उसमें डिफरेंस होता है ना, 3 to 5, 5 to 6 क्या ये सिर्फ 5 होता है? क्या सिर्फ 5 होता है नहीं नहीं difference? सर, इसकी एवरेज होती है, एवरेज नहीं होती है। नहीं, इसका असल बेस्ट आंसर ये है कि आप उसको एक दफा बेसलाइन एटलीस्ट ले लेते हैं कि उस पेशेंट में उस सेटिंग्स के साथ उसका डिफरेंस कितना आ रहा है। आप उसकी एबीजीज और एंड टाइडल को एक दफा मैच कर लेते हैं कि कितना डिफरेंस, एंड देन यू कैन फॉलो इट एंड टाइडल। ठीक है कि कभी कभी इसके अलावा सर फिर जी सर, कभी कभी ये डिफरेंस कम होता है, कभी कभी डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा सर नॉर्मली तो EtCO2 कम होती है ना PaCO2 से नॉर्मली सर? कितनी कम होती है? अब ये सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल में मैडम बता रही थी। एवरेज सर 5 to 10 का डिफरेंस होता है। 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जी अच्छा, तो सर अगर स्टैंडर्ड है तो 5 to 10 होगा, और अगर पाकिस्तानी सेटअप में तो काफी ज्यादा होगा। तो आप कंपेयर कर लेते हैं कि आपकी नॉर्मल एबीजीज जो है और एंटाइटल में डिफरेंस कितना है। तो यही प्रैक्टिस देखिए कि हम तो कंपेयर करते हैं। हाँ, आप उसको कंपेयर करके और आप एक उसकी आप उसको फिर उसके आगे फर्दर आप वहां से लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा ब्लड की विस्कोसिटी का कोई होता है चक्कर सेरेब्रल ब्लड फ्लो पे? जी सर बिल्कुल होता है। यस सर होता है। आपने बहुत ज्यादा पॉलीसाइथीमिया नहीं कर देना, ठीक है। और उसके अलावा आपने फातिमा बोला था हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया, तो देखिए न्यूरो एनेस्थीसिया में ना आपको हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया कहने की जरूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। न्यूरो के अंदर हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया कहीं डॉक्यूमेंट हुआ है? नहीं सर, बल्कि ये नुकसानदेह है इसमें इन द सेटिंग ऑफ रेज्ड ICP। जी सर, तो ऐसा है कि अगर तो हम डिवाइड करते हैं ना कि अगर हम स्पाइन सर्जरी अलग कर दें और न्यूरो सर्जरी ब्रेन सर्जरी अलग कर दें, तो फिर ब्रेन सर्जरी में हम हाइपोटेंसिव में देंगे। हाँ, स्पाइन सर्जरी में ब्लीडिंग को रोकने के लिए या इन चीजों को देखने के लिए फिर हम हाइपोटेंसिव को करेंगे। नहीं, वो स्पाइन सर्जरी में किया जाता है लेकिन न्यूरो सर्जरी में नहीं किया जाता। ठीक है सर, वो मैडम ठीक कह रही हैं, अगर उसका सर स्कल खुला हुआ है ना तो फिर ड्यूरिंग द प्रोसीजर वो हाइपोटेंसिव समटाइम्स करते हैं। मैडम ठीक कह रही हैं, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन अगर वो क्लोज्ड कैविटी में है तो दैट इज अनदर केस। अच्छा, दूसरे मुझे एक और बात बताइए कि और न्यूरो सर्जरी का या न्यूरो की और सी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आप हाइपोटेंशन बिल्कुल भी नहीं करते? सर इस हाइपरटेंसिव पेशेंट हो अगर नहीं सर, हेमोरेजिक स्ट्रोक कौन सा? हेमोरेजिक स्ट्रोक नहीं, स्पेसिफिक कौन सा हेमरेज होता है जिसमें बकायदा ट्रीटमेंट किया जाता है? सबरेक्नॉइड हेमरेज सर, सबरेक्नॉइड SH सबरेक्नॉइड हेमरेज, ठीक है। उसमें हम हाई रखते हैं, हाइपरटेंशन रखते हैं जी 160। इसलिए वो 3H है ना सर, हेमोडाइल्यूशन और दूसरे दो ऐसे ही है ना सर, टू प्रिवेंट हेमोडाइल्यूशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हेमोडाइल्यूशन एंड हाइपरवोलेमिया। यस, तो ये आपको ना बेसिकली इसका एक कॉम्बिनेशन आपको चाहिए होता है, मुख्तलिफ कंडीशन। सेरेब्रल वेजो जो इसी के साथ एक और कंडीशन जो आपको फेस करनी पड़ती है सबरेक्नॉइड हेमरेज के साथ ही, वो क्या होती है? सेरेब्रल वेजोस्पैज्म। तो सेरेब्रल सर ये उसी को प्रिवेंट करने के लिए ये करते हैं। तो सेरेब्रल वेजोस्पैज्म के लिए फार्माकोथेरेपी क्या होती है? सर निमोडिपिन। कितनी डोज में देते हैं? और ये टाइम भी स्पेसिफिक है ना सर, विद इन सर्टेन टाइम देते हैं शायद। देखिए इसके अंदर आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका एनोरिज्म है ना, तो एनोरिज्म में आपने ब्लड प्रेशर ज्यादा रखना है या कम करना है? अभी रप्चर नहीं हुआ। एनोरिज्म नहीं सर, कम रखना है। उसमें ज्यादा करेंगे तो उसको रप्चर होने के चांस बढ़ जाएगा, होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो सेरेब्रल एनोरिज्म में आपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है, आपने ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ने देना होता। अगर रप्चर हो गया और सबरेक्नॉइड हेमरेज हो गया है
तो तब आपको ब्लड प्रेशर को हायर साइड पे रखना होता है। ये इसकी मेन होती है। बाकी न्यूरोफिजियोलॉजी की जो बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, जो न्यूरोफिजियोलॉजी के फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर दिए, वो सेम है, वो हर जगह पे फिट होंगे। वही हाइपरकार्बिया, वही एसिडोसिस, वही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, वही पेन, वही हाइपोक्सिया, वही टेम्परेचर, वही सारी चीजें, ठीक है। तो जो एनेस्थीसिया के एजेंट्स का इफेक्ट है ना, उसके बारे में कोई कमेंट कर ले। सर उसमें ये है कि वोलेटाइल एजेंट्स जितने भी हैं वो सेरेब्रल ब्लड फ्लो और इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाते हैं, और जो ऑटो रेगुलेशन है बेसिकली उसे भी अबॉलिश करते हैं। और जितने आईवी एनेस्थेटिक एजेंट हैं, इसमें बेस्ट वर्स्ट कौन सा है अमंग इनहेलेशनल एजेंट्स? सर हेलोथिन। हेलोथिन, ठीक है। और इनमें से बेस्ट कौन सा है? आइसोफ्लोरेन सर। सीवोफ्लोरेन बेस्ट होता है। मुझे बताएं सर वैसे तो पाकिस्तान में आइसो यूज होता है, तो आइसो बेस्ट है हमारे लिए। तो नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एक ना कंट्रास्ट है। कुछ किताब में सीवोफ्लोरिन लिखा हुआ है, कुछ किताबों में आइसोफ्लोरिन लिखा हुआ है। उसमें आपको 2-3 टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। व्हाट इज सेरेब्रल स्टील? सर ये स्टील फिनोमेना होता है जिसमें जो ब्लड है वो फ्रॉम इस्केमिक एरिया टू नॉर्मल एरिया जा रहा होता है। अच्छा, ये और इसमें फिजिक्स के हिसाब से फिजिक्स के हिसाब से इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है? इस पे आप मुझे एक बात बताएं, आप एफसीपीएस का एग्जाम दे रही है आप? नहीं, बर्नौलीज नहीं है, ये कॉन्डा इफेक्ट है। कॉन्डा इफेक्ट, ठीक कॉन्डा इफेक्ट है ना, जहां पर जिस साइड पर वो आसानी है वहां पर चला जाएगा। और व्हाट इज रॉबिन हुड फिनोमेना? सर रॉबिन हुड में ये होता है कि वो नॉर्मल एरिया से उठा के ब्लड को जो है ना वो इस्केमिक एरिया की तरफ लेके जाता है। ये कौन सी मेडिसिन करती है? ये मेडिसिन कौन सी करती है? ये मेरा ख्याल है सारी बार्बिचुरेट्स करती हैं। आपने आइसोफ्लोरिन बोला था, आइसोफ्लोरिन रॉबिन हुड फिनोमेना करती है, इसीलिए तो आइसोफ्लोरिन बेहतर होती है। ठीक सर, ठीक है। व्हाट इज लग्जरी परफ्यूजन? लग्जरी परफ्यूजन इज दैट कि जब वही रॉबिन हुड फिनोमेना ही को लग्जरी परफ्यूजन एक तरीके से कहते हैं, जब वेजोस्पैज्म अकर होता है। नहीं, दोनों डिफरेंट चीजें। अच्छा। रॉबिन हुड फिनोमेना तो होता है ना, अमीरों से लेके गरीबों में दे दिया। जी तो रॉबिन हुड यही था ना, रॉबिन हुड फिनोमेना इसलिए कहते हैं ना कि नॉर्मल एरिया से स्किन सर लग्जरी जो स्टील होता है, लग्जरी स्टील होता है। नहीं, लग्जरी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी दवाई कि जो सेरेब्रल मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को कम कर रही है और परफ्यूजन को बढ़ा रही है। खर्चा कम, आमदनी ज्यादा। दैट इज लग्जरी। सही हो गया, सही। इसको कहते हैं लग्जरी परफ्यूम। ठीक। तो आपकी जो थायोपेंटोन होती है ना, थायोपेंटोन से लग्जरी परफ्यूम होती है? सर थायोपेंटोन से लग्जरी परफ्यूजन होती है। ब्लड फ्लो बढ़ाता है थायोपेंटोन? सर नहीं बढ़ाता, नहीं है, वो कम करता है। थायोपेंटोन तो कम करता है। तो फिर तो ना हुआ ना, फिर नहीं होगी। इससे नहीं होगी। ये आइसोफ्लोरेन अमंग द वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स, इसका सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट पे सबसे मिनिमम इफेक्ट होता है, इस वजह से इससे लग्जरी परफ्यूजन होती है। उसमें वर्स्ट जो होता है वो आपका हेलोथिन है, जो मतलब सेरेब्रल ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और सर ये बिलो 1 मैक जो है आइसोफ्लोरिन, सीवोफ्लोरिन और डेसफ्लोरिन, इनका कहते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं है आईसी पे। अच्छा, आप यानी लो कंसंट्रेशंस में दे सकते हैं बिलो 1 मैक। बहरहाल देखें, प्रैक्टिकल कंडक्ट में और एग्जाम में भी यही लिखा होता है, लेकिन कुछ जगह जहां पर न्यूरो मॉनिटरिंग हो रही होगी ना, न्यूरो मॉनिटरिंग, ठीक है, चाहे वो अवेक क्रेनियोटमी के रेफरेंस से हो कि उसके अंदर आपने अगर स्लीप करना है हो, या कोई ऐसी सर्जरी जिसके अंदर न्यूरो मॉनिटरिंग की जा रही हो, ध्यान में रखें उसके अंदर आप वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स यूज नहीं करते, क्योंकि वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स एनी डोज दे डिस्टर्ब एम्पलीट्यूड एंड लेटेंसी। ये क्या होता है एम्पलीट्यूड लेटेंसी?
सर ये सोमैटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल होते हैं? नहीं, एम्पलीट्यूड और लेटेंसी का क्या मतलब होता है? सर ये उन्हीं के वो है क्राइटेरियाज है सर ये उसमें ओसिलेशंस जो हैं ऑसिलेशंस है, जिनका वेव्स है। जिनकी इंक्रीज और डिले आपको उसके ड्रग के इफेक्ट के बारे में बताती है। देखिए मेरी बात सुने, मजे की बात ये कि जितने लफ्ज है ना, ये जो क्या उसको कहते हैं, ये जितनी ये टर्मिनोलॉजीज वो लेबल करते हैं ना, वो गोरों ने कहीं ना कहीं उसकी नॉर्मल आम वर्चुअल मीनिंग से ही निकाला है। तो लेटेंसी का मतलब ये होता है कि जब जितनी स्टिमुलस देने के कितनी देर के बाद इफेक्ट आ रहा है, तो वो लेटेंसी होगी। जितनी जो वो एजेंट के जो ब्रेन को सुला देगा ना, उसमें लेटेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, लेटेंसी समझ आ गई बात कि जितनी देर के बाद इफेक्ट सर जितने वोलेटाइल एनेस्थेटिक हैं वो एक मिनट प्लीज, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट बता लेने दे। ये बात समझ आ गई है? जी सर, लेटेंसी का जी क्या सर मतलब है, और एम्पलीट्यूड का जी मतलब सर। होगा कि कितना इफेक्ट आ रहा है, तो दैट इज एम्पलीट्यूड। तो ये वोलेटाइल एनेस्थेटिक जितने भी हैं ये लेटेंसी को बढ़ाते हैं और एम्पलीट्यूड को कम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही आप कहना चाह सर रहे एक थे? बार प्लीज रिपीट कर जी दीजिएगा। सर यही कहना चाह रहा था जी देखें फातिमा, जितनी देर मतलब एक कोई आप स्टिमुलस दे रहे हैं और उसके बाद कितनी देर के बाद इफेक्ट आ रहा है, तो दैट इज लेटेंसी। ठीक है मैडम, लेट एनसी, जी सर। लेट एनसी यानी कि मैं क्योंकि बहुत वो कि आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, फिर आपने 2 थप्पड़ मारे, फिर कब वो जाके उसने आपको थप्पड़ मारा, तो दैट इज लेटेंसी। कि वो दो थप्पड़ पे मार रहा है आपको जवाब में, या एक थप्पड़ में मार रहा है, दैट इज लेटेंसी। अगर एक थप्पड़ पे मार रहा है इसका मतलब है लेटेंसी बहुत कम है, और अगर 2 थप्पड़ के बाद वो आपको जवाब में थप्पड़ मार रहा है इसका मतलब है लेटेंसी ज्यादा हो गई है। ठीक है, और वो एम्पलीट्यूड, वो आपको कितनी जोर का थप्पड़ जी मार रहा है, सर। दैट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो बेसिकली लेटेंसी और एम्पलीट्यूड का ये कॉन्सेप्ट होता है कि कितनी देर के बाद इफेक्ट आ रहा है और कितना ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो ये जितने वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये इवोक पोटेंशियल पे इफेक्ट करते हैं, बोथ सेंसरी एंड मोटर। इसके अलावा भी कोई होते हैं इवोक पोटेंशियल्स? सर ऑडिटरी होते हैं, सर मोटर सोमैटोसेंसरी होते हैं, और मोटर विजुअल इवोक होते हैं। और मोटर इवोक पोटेंशियल होते हैं। नहीं, एक और भी होता है सर विजुअल बता दिया मैंने, ऑडिटरी बता दिया, हाँ, विजुअल आपने और नहीं बताया मोटर था, इवोक बता दिया, और विजुअल की आवाज सोमैटोसेंसरी हो नहीं गए। आई, विजुअल की आवाज नहीं आई थी। ठीक है, एनीवेज, तो जो सबसे सेंसिटिव कौन सा होता है और सबसे रेजिस्टेंट कौन सा होता है? ऑडिटरी नहीं, क्या ऑडिटरी क्या होता है? इवोक पोटेंशियल सर। नहीं, ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है या रेजिस्टेंट होता है? सर ये सेंसिटिव है तो नहीं, सबसे रेजिस्टेंट ये होता है। ठीक है, अच्छा, ये सबसे रेजिस्टेंट होता है। सर सोमैटोसेंसरी होते हैं सबसे सेंसिटिव। जी, सोमैटोसेंसरी होता है, बल्कि शायद विजुअल होता है। सबसे सेंसिटिव विजुअल होता है, फिर सोमैटोसेंसरी होता है, फिर मोटर होता है, और फिर ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये आपको ना इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए न्यूरो मॉनिटरिंग का। बेसिकली जो न्यूरो मॉनिटरिंग होती है वो आपका एनेस्थीसिया के अंदर ये कंसर्न है कि आपने एनेस्थेटिक एजेंट जो सर किसी के इस पे भी क्लास नहीं, ये किसी को भी नहीं आती है। जी सर ये किसी को भी नहीं आती है, वो टॉपिक है ना पढ़ाया जाता है और ना ही किसी को इसका अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज इस पे भी एक क्लास रखिएगा। न्यूरो मॉनिटरिंग में सब एमसीक्यूज तो आते हैं ना इस पे। देखिए मेरी एक बात सुनिए, अगर आप चीजों को मुश्किल बना देंगे ना, मैं कोई इस टॉपिक में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और अब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद अगर आप पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरा, देखिए मैं एक याद रखें बात, आप लोग पहली दफा आए हैं, मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि मेरा मकसद यहाँ पर आप लोगों को ना लकीर का फकीर, या मैंने आपको 5वीं क्लास का बच्चा नहीं बनाना। ठीक है, आप लोग बच्चे नहीं है कि आप लोगों को चीज आती नहीं, आप लोगों को सब आती है, सिर्फ आप लोगों की ट्रिमिंग की जरूरत है। समझ आई? जो ट्रिमिंग जो है वो मेरा काम आपकी सिर्फ ट्रिमिंग करना है। मेरा काम आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट, कौन सी चीज़ को किस तरतीब से करना है। क्योंकि मैंने आज हम लोगों ने सुबह जो किया था ना, वो हम लोगों ने सर्जिकल, ये बेसिकली सर्जरी रिलेटेड एनेस्थीसिया कंसर्न है, ये हम थोड़ा सा ज़्यादा इसकी सरहद से बाहर चले गए,
लेकिन बेसिकली मैं न्यूरो को ही कवर करना चाह रहा था आज ये, और इसमें इससे ज़्यादा इस टाइम पे हो नहीं सकता। न्यूरो मॉनिटरिंग क्या होती है? न्यूरो मॉनिटरिंग में देखें आपका, मुझे बताइए कि कौन कौन से सिस्टम को आपने चेक करना होता है। एक सेंसरी सिस्टम होता है, वो उसमें कौन सा ट्रैक्ट होता है? अब आप ही बताओ। डॉर्सल कॉलम, ठीक है। और एक मोटर होता है, उसके लिए कौन सा ट्रैक होता है? कॉर्टिकोस्पाइनल, ठीक है। तो बेसिकली आपने इनकी दो बेसिक यही ट्रैक है जिनको आपने चेक करना होता है मोटर सिस्टम से या सेंसरी सिस्टम के अगेंस्ट, ये डॉर्सल कॉलम और ये जो है ना आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। तो ये जो इवोक पोटेंशियल्स होते हैं, इनका पर्पस यही होता है कि वो पूरी बॉडी में, आप लोगों ने किसी ने देखा है इवोक पोटेंशियल्स को मॉनिटर होते हुए? नहीं सर। यस सर, देखा हुआ है। अच्छा, तो बहरहाल उसके अंदर बेसिकली यही होता है कि वो एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट होता है जो कि अपनी पूरी बॉडी के अंदर वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने इलेक्ट्रोड्स लगा देता है, पिन्स लगा देता है, उसके जरिए वो स्टिमुलेट करते हैं। और इसकी कंडक्ट न्यूरो मॉनिटरिंग के लिए जो एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि अब आपका कहेंगे कि ये हमारा क्यों कंसर्न है एनेस्थीसिया से, कि सर्जन जो है वो उसी हिसाब से सर्जरी करेगा। इसी के अंदर आपको मैं एक एडिशनल और बात बता देता हूँ, ये शायद हमारा कंसर्न नहीं है। आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही। जी, तो बेसिकली उसके अंदर ये होता है कि एक चीज और होती है, इसको कहते हैं नेविगेशन, ठीक है। ये प्योरली सर्जन का होता है, वो नेविगेशन करते हैं। नेविगेशन से उनको एंगल पता चलता है, एंगल और डेप्थ पता चलती है कि किस एंगल से उन्होंने उस स्ट्रक्चर पे उस पे उन्होंने अप्रोच करना है। तो वो दे बिकम वेरी एक्यूरेट इन दैट, ठीक है। तो नेविगेशन एक चीज होती है, और उसके बाद ये न्यूरो मॉनिटरिंग होती है। न्यूरो मॉनिटरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैपिंग कर रहे होते हैं आप उसको कह रहे हैं नेविगेशन? मैपिंग जो कह रहा हूँ, मैपिंग इज नेविगेशन, ठीक है। तो ओके सर। उसके बाद वो बेसिकली इसके ना कॉन्सेप्ट ये है कि उसके अंदर ये 1 मैक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को आपने मेंटेन करना है, ठीक है। उसके अंदर आप ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जो कि सोमैटिक, सेंसरी और मोटर इवोक पोटेंशियल को थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब करे। तो उसके लिए आप जो सर उसमें तो जैसे जो मैपिंग होती थी उसमें लोग बिस मॉनिटरिंग करते थे, तो बिस वुड बी मतलब जैसे डेक्स के साथ मैं तो नहीं, एक सेकंड मैं आपको भी बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। बेसिकली इसमें आपको चाहिए होता है टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, ठीक है। तो टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया का भी इफेक्ट होता है, लेकिन वो आप उसका इतना ज्यादा मार्क्ड इफेक्ट नहीं होता। तो आप उसके अंदर बेसिकली प्रोपोफोल, मिडाजोलैम और आप शॉर्ट एक्टिंग ओपियाइड जो है ना, वो आइडियली नहीं, शॉर्ट एक्टिंग ओपियाइड्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता। हम लोगों का यहाँ पे जहाँ पे अवेलेबल होता है, वो बेस्ट एजेंट जो होता है वो रेमीफेंटेनिल होता है, ठीक है। क्योंकि रेमीफेंटेनिल से आप टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन देते हैं। आप एक डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया जिसके ऊपर एक आपको जो आपने बिस बोला है ना, वो बिस आपकी जो रिक्वायर्ड बिस आ गई है। बिस क्या होती है बेसिकली? बिस क्या होती है? बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? इसके लिए सिंपल वर्ड्स में बिस होती क्या है सर? डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया मालूम करने के लिए होती है। नहीं, ये तो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया तो बहुत क्रूड लफ्ज हो गया ना सर। सेडेशन लेवल्स के लिए होता है कि मतलब एडिक्वेट सेडेशन है कि नहीं, मतलब इसको इस तरह में ये बिस का नंबर, ये बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल नंबर है सर। बेस जो 0 to 100 है सर, 0 to 100 हम लोग करते हैं कि अगर 100 होता है, लेकिन ये निकालते किस तरह है? ये किस बेस पे निकलता है? कौन सी चीज से इसको पिक करते हैं सर? ये द लेवल ऑफ आईबॉल। आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं आपको जो पूछना चाह रहा हूँ कि बिस का नंबर जो है, बिस का ईईजी, ठीक है, ईईजी के जरिए बेसिकली इट्स अ प्रोसेस्ड ईईजी। वो ईईजी की जो होती है ना, जो डिफरेंट वेव फॉर्म्स, उनको वो प्रोसेस करके अल्फा, बीटा, थीटा, वो जो भी होती है ना, उनको वो प्रोसेस करके वो बताता है कि भाई ये स्लीप है, अवेक है, जाग रहा है, डीप स्लीप में है, रैपिड आई मूवमेंट में है, या क्या नाम है उसका, किस स्लीप के पैटर्न में है और उस किस में है, उसको वो प्रोसेस करके एक वो डायमेंशनलेस नंबर बता देते हैं, दैट इज बिस। या इसी को एंट्रोपी, ये इसी डिफरेंट कंपनी है वो एंट्रोपी है। बेसिकली बिस और एंट्रोपी एक ही चीज है, कंपनी का डिफरेंस है। तो ये आपको क्या लेवल चाहिए होता है रिक्वायर्ड एनेस्थीसिया के लिए? 60 to 80 नहीं, 40 to 60 सॉरी, 40 to 60। जब मैं ग्रुप में मैसेज भेजता हूं तो आप लोग किस लेवल पे होते हैं?
Sir, 70 somewhere to below 80. 40. You people are 20%. no, इससे भी एक कम होता है। आप लोग होते हैं कॉर्टिकल 95. साइलेंस में, आप लोग नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। कॉर्टिकल साइलेंस में किसी की ढीठ बन के आवाज भी नहीं आती। तो मुकाबला आप लोगों का मेरा ये चल रहा है कि आप लोग ज्यादा ढीठ है या मैं ज्यादा ढीठ हूँ, ठीक है? तो ये मुकाबला चल रहा है, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो रिक्वायर्ड लेवल होता है ना 40 to 60 होता है, ठीक है? और इसमें जी, अच्छा basically सर, जो एक बात है जी कि बिस की हमारे पास जो है वो वेव फॉर्म आ नहीं रही होती मॉनिटर पे, वो सिर्फ नंबर्स ही दे रहा होता है। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वो इंटरप्रेट करता है ना, ईईजी को इंटरप्रेट करके देता है और एक नंबर फॉर्म में आपको न्यूमेरिक शो करता है कि आप किस जी। लेवल पे हैं, क्या आप मॉडरेट सेडेशन पे हैं, आप अवेक पे हैं, या अभी जनरल एनेस्थीसिया के लेवल पे हैं, या डीप एनेस्थीसिया पे हैं, या बहुत ज्यादा आइजो इलेक्ट्रिक कर दिया आपने ईईजी को। देखिए, जो बेसिकली न्यूरो ईईजी को इंटरप्रेट करके एक नंबर आएगा। देखें जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं ना, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है ना, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने देखा हुआ है। सर बिस मैंने भी देखा हुआ है। मैंने भी देखा हुआ है। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट है ना, वो ईईजी को मॉनिटर भी कर रहा होता है, ठीक है? तो इसमें सर मैं तो बेसिकली जी न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ईईजी जी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको एक आपको बेस लाइन मॉनिटर कर, बेस लाइन लेवल पे लाके उसको आपने मेंटेन करना होता है। यानी कि द न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट विल बी वेरी एंग्री इफ यू गिव एनी बोलस, ठीक है? तो बेसिकली जो क्योंकि आप लोग डेक्समेडिटोमेटिन भी बहुत अच्छी है, ये आप समझ लें कि हमारे सेटअप में इट इज अ ब्लेसिंग। लेकिन जो रेमिफेंटेनिल होती है ना, रेमिफेंटेनिल से ब्लड प्रेशर ना कॉपी पेस्ट हो जाता है, समझ लें आप कि वो एक लेवल पे अगर आपने वो आपको एंटिसिपेट करना होता है, आप सिरिंजेस वो एक अलग टॉपिक है, वो आपका केयर का हिस्सा है, इसका हिस्सा है कि आपने आईवी लाइन के साथ, आईवी फ्लूइड के साथ आपने एक ड्राइवर फ्लूइड लगाना है, ठीक है? ड्राइवर फ्लूइड, उसको ड्राइवर कहते हैं। वो एक कांस्टेंट पेस पे वो चलते रहना चाहिए ताकि वो उस फ्लूइड जो कीप वेन ओपन करते हैं, कीप वेन ओपन कह रहे हैं या एक ड्राइवर फ्लूइड, मैं उसको ड्राइवर फ्लूइड कह रहा हूँ, आप उसको कीप वेन ओपन कह रहे हैं, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। दूसरे इसके अंदर टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन का एडवांटेज होगा कि आप जो है वो बटन प्रेस कर देंगे। वो बेसिकली टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन क्या होती है, क्या मतलब होता है टारगेट कंट्रोल? सर वो एक लेवल मतलब एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्पेसिफिक उस ड्रग की मेंटेन रखती है कि ना उससे ज्यादा हो और ना उससे ऊपर हो। तो जो 40 to 60 का टारगेट होता है उसमें जो है लेवल ऑफ सेडेशन रहेगी। जी एक मिनट सारा, एक मिनट आप लोग खामोश हो। सारा बताओ क्या कह रही हो? सर जो पेशेंट का रिक्वायर्ड लेवल है ना जो सेडेशन के लिए, वो अचीव करने के लिए जो नंबर रिक्वायर होता है, नहीं तो वो कैसे करता है? तो उसके कंपोनेंट क्या होते हैं टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन में? वो कैसे उसको पिक करता है? क्या कोई मॉडल होता है उसके अंदर? सर टाइट्रेटिंग नहीं, टाइट्रेटिंग नहीं होता। बेसिकली वो उसके डेमोग्राफिक डाटा को उसके अंदर, उसके पंप के अंदर फीड किया होता है और डेमोग्राफिक डाटा के जरिए वो एक पिक करता है कि भाई इसको कितना, अगर आपने ये लेवल चाहिए तो आपने इनिशियली बोलस कितना देना है और उसके बाद कितना मेंटेन करना है। और अगर अब आपने उसका लेवल ऑफ एनेस्थीसिया, आपने डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को चेंज करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने उसके डायनामिक्स जो आपने उसके एंटर किए हैं उसके हिसाब से वो पेशेंट का ब्लड लेवल नहीं चेक कर रहा। पेशेंट का ब्लड लेवल कैसे चेक करेगा वो? ठीक है, ये वो उसके अंदर जो प्रीसेट आपने डाटा एंटर किया है पेशेंट की एज, सेक्स, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसका वो उसके हिसाब से वो जो आपने उसके अंदर मॉडल को फीड किया हुआ है उसकी अगर वो रेंज में आता है उसके अंदर आप उसको एंटर कर देंगे तो वो उसकी कुछ ड्रग्स के लिए वो है, वो प्रोपोफोल के लिए है, वो फेंटानिल के लिए है और एमिफेंटानिल, ठीक है? उसकी ये लिमिटेशन है। और एक्चुअली मैं ये समझता था कि ये ब्लड में चेक करता है, ये ब्लड में नहीं होता। ये उसको उन्होंने कंपार्टमेंट मॉडल्स के हिसाब से, क्योंकि कोई भी जो दवाई जाती है ना वो अंदर कंपार्टमेंटल शिफ्ट होती है उसकी, ठीक है? प्रोग्रामिंग करते हैं नहीं, आप लोग एक मिनट, उसका एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाती है, दूसरे कंपार्टमेंट से तीसरे कंपार्टमेंट में जाती है। तो एक बेसिकली 3 कंपार्टमेंट मॉडल के बेस पे वो करता है कि आईवी से वो निकल के गया फैट में। अब जैसे फेंटानिल है वो बहुत ज़्यादा फैट सॉल्युबल है तो वो सर्कुलेटरी टाइम उसका कम होगा, वो फैट में चली जाएगी। और इस मतलब ये बेसिकली उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो एक बेस लाइन इन्फ्यूजन चलाता है और एक उसका बोलस देता है। अगर आपने उसका लेवल बढ़ाएंगे तो वो बोलस देगा और बोलस के बाद उसको लेवल को बेस लाइन को ऊपर ले आएगा।
ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली टारगेट रीडिस्ट्रीब्यूशन सर, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या लें आप उसको, नहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे, ये कंपार्टमेंट मॉडल होता है, ये आप पढ़ लें। तो ये मैं भी बहुत इसमें, ये मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन इज बेस्ड ऑन 3 कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है। बेसिकली वास्कुलर और एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपोनेंट्स में, फैट में, बॉडी टिश्यूज में, मसल में किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं इसको, लेकिन ये या इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है। तो टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन के लिए ये बेसिस होती है। तो सर ये इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है? इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम हो जाता है ना उसमें। हाँ, इक्विलिब्रियम पे बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अगर न्यूरो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो यू शुड मेंटेन द लेवल, इट शुड नॉट बी सीज़ॉ। ये मॉर्गन में फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक के चैप्टर में है ये चीज जो आप कह रहे हैं, अब मेरे ज़हन में नहीं आ रही। बिल्कुल है ये कंपार्टमेंट। अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे, क्योंकि मॉर्गन से मेरी बहुत शदीद दुश्मनी है, इसलिए मॉर्गन मुझे कभी समझ नहीं आती। लेकिन ये जो आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं ये उसमें लिखी हुई है मेरे पास, इट जस्ट रिमाइंड्स मी। एनीवेज तो ये आपका कॉन्सेप्ट समझ आ अगर गया? कोई पढ़ना चाहता है भाई मॉर्गन का रेफरेंस नहीं देना है। नॉर्मल जो है ना, बेसिकली न्यूरो मॉनिटरिंग के अंदर पॉइंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार उसी बात को, कि आपको एक मेंटेन डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया चाहिए, तो उसके लिए आप टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन से हेल्प ले लेते हैं। आपने ऐसी एजेंट्स नहीं यूज करने जो सोमैटोसेंसरी वर्क पोटेंशियल, मोटर वर्क पोटेंशियल को डिस्टर्ब करें। तो न्यूरो मॉनिटरिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा न्यूरो मॉनिटरिंग में और कोई चीज नहीं है। मुझे बताइए अब कौन सी चीज रह गई है? ठीक है, तो जो न्यूरो एनेस्थीसिया के अंदर बेसिकली ये कंसेप्ट कंसर्न्स होते हैं। आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपके पास जो है वो न्यूरोलॉजिकल, पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर पोस्टीरियर फोसा सर्जरी है, स्पेसिफिकली वीनस एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। वीनस एयर एम्बोलिज्म हो गया तो फौरन आप हेड डाउन कर देंगे, एरिया को इरिगेट करेंगे, बोन वैक्स लगाएंगे। सर्जन को पहले आपने इन्फॉर्म किया, कॉल फॉर हेल्प की, और साथ में आपने ये सारी की, और साथ आपका हीमोडायनेमिक आपकी सपोर्ट होगी। अगर उसको सीवीपी डली हुई है या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर डला है तो आप उसको टी के जरिए आप उसको लोकेट करेंगे। टी इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर जी। एंटाइडल CO2 कम, एंटाइडल नाइट्रोजन ज्यादा, ये है एयर एम्बोलिज्म के बारे में, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिवली जो है ना, नाइट्रस खुली हुई है तो उसको फौरन ही बंद करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को बंद करेंगे, ठीक है सर। जी सर पूछना था कि एयर एम्बोलिज्म, आई एम सॉरी जी, बोलो आप जी। सर ये पूछना था कि अगर एयर एम्बोलिज्म में हमने थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी वगैरह का कोई रोल है? एयर एम्बोलिज्म में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी का वो कैसे? जी सर, नहीं मतलब जो हमने क्लैक्सेन वगैरह या हेपारिन वगैरह ये आपने देनी होती है या नहीं देनी होती? ये तो नहीं आपने देनी एयर एम्बोलिज्म? मेरा नहीं ख्याल एयर एम्बोलिज्म में तो उसका नहीं हुआ ना, क्योंकि ये थ्रोम्बस तो नहीं है ना कि जो आके थ्रोम्बस को तोड़ेगा, ये तो एयर है। सही है, सही है। नहीं वैसे अगर सर हमसे वो पूछे मैनेजमेंट में तो क्या ये हमें जवाब देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। ठीक है सर, ये आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। वैसे आपस की बात है, मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि एयर एम्बोलिज्म में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। नहीं पड़ सकती, क्योंकि एयर है सर बिल्कुल नहीं पड़ सकती, क्योंकि इट इज एयर। एयर को तो हम सक्शन कर सकते हैं सीवीपी से बस। हाँ जी, नहीं लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर वो जाके आगे जाके फंस गई है तो इट इज नॉट सो सिंपल, इट्स नॉट सो। सर उसमें भी कोई थ्रोम्बोलिटिक का काम करेगा कोई? नहीं, थ्रोम्बोलिटिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इट्स नॉट सो सिंपल, ठीक है। एनीवेज, अच्छा उसके बाद आपकी सबएक्नाइड हेमरेज, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, आपको सीटी स्कैन, अगेन मेरा बहुत वीक पॉइंट है, लेकिन सीटी स्कैन में आपको एक्स्ट्रा ड्यूरल सब ड्यूरल देखना आना चाहिए। जो एक्स्ट्रा ड्यूरल लेमन शेप्ड होता है, जो एक्स्ट्रा ड्यूरल होता है वो, और जो क्रिसेंट शेप होता है वो सब ड्यूरल होता है। एक मिनट फिर से बोलो सारा, फिर से बोलो, बीच में सर जो क्रीसेंट शेप्ड होता है ना वो सबड्यूरल होता है, और जो लेमन शेप्ड होता है जो कि ऑलिव फॉर्म या लेमन शेप्ड आप कहें वो होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल। वो बाहर की तरफ, यानी कि वो ड्यूरा से बाहर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। सब ड्यूरल जो होता है वो सर इसका ये भी होता है, एक्सक्यूज मी सर, इसका ये भी होता है कि जो कनकेव शेप होता है वो आपका एक्स्ट्रा ड्यूरल होता है, और जो कन्वेक्स शेप होता है
ठीक है, वो आपका सबड्यूरल होता है। नहीं, बाई कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स। एक्स्ट्रा ड्यूरल इज बाई कॉन्वेक्स, और जो कॉनकेव होता है वो सबड्यूरल होता है। एग्जैक्टली, ये सही बात है, ये सही बात है। ठीक है, मैं उल्टा ठीक है। कह रही हूँ। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा आपको वीपी शंट आपका बता दिया है, आपको मॉनिटरिंग जो है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और है वो होती है, वो भी मुझे ज़बानी याद नहीं है, वो देखनी पड़ेंगी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। आपको आईसीपी की वेव फॉर्म्स, किसी को आती है आईसीपी की वेव फॉर्म्स? लुंडबर्ग वेव्स होती हैं, ए बी और सी इस तरह करके होती हैं। रट्टे वाली चीज़ है, लेकिन आपको आनी चाहिए, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक उसके अंदर अगर आईसीपी बढ़ रहा होता है तो उसका होता है, मुझे अभी इस वक्त ज़बानी याद नहीं है, लेकिन दैट यू शुड नो। ठीक है, और जो उसके बाद जो है मॉनिटरिंग हो गई, ब्रीडिंग हो गई, न्यूरो मॉनिटरिंग हो गई। तो ये बेसिकली न्यूरो एनेस्थीसिया इज ऑल अबाउट लाइक दिस। ठीक है, मॉनिटरिंग में आपको सेंट्रल लाइन आप प्रेफरेबली एटलीस्ट पोस्टीरियर फोसा सर्जरी में ज़रूर डालें, और वॉल्यूम की मॉनिटरिंग के लिए वैसे आप कर सकते हैं। मैंने तो एक दफ़ा नहीं डाली थी, तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, मैंने आर्टीरियल लाइन भी नहीं डाली थी। तो न्यूरो सर्जरी में अनएक्सपेक्टेडली कहीं पे भी कोई साइनस ओपन हो गया तो ब्लीडिंग सडनली हो सकती है, जो कि आप पहले से वारंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई ब्लीडिंग ट्यूमर है या कोई ऐसी चीज़ है वो तो है। अच्छा, एक आप लोगों से एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और वाईवे में भी, न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी जो है ना, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली एंडोवैस्कुलर होता है ना ये, तो उसके अंदर कोई कट तो लगता नहीं जी, कॉइलिंग। ठीक है ना, तो ये क्योंकि आउट ऑफ ओआर का आ जाती है, न्यूरो रेडियोलॉजी सूट में होता है, तो नोरा के सारे कंसर्न्स आ जाएंगे इसके अंदर। दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपको इन्वेसिव मॉनिटरिंग आपने जरूर करनी है, आपने रेडी होना है, क्योंकि किसी भी अगर वो रप्चर हो गया खुदा ना खास्ता तो उसको वो शिफ्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी वर्सेस जो, मतलब बेसिकली ये सारे कंसर्न्स हैं जो आपको मेनली न्यूरो एनेस्थीसिया में फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा हाँ, एक और चीज़, इलेक्ट्रो ईसीटी की जो थेरेपी होती है ना, वो भी बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ, कह लें कि न्यूरो एनेस्थीसिया का हिस्सा है वो। तो आपको ईसीटी के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। ईसीटी आउट ऑफ सर वो नॉरा में नहीं आती, जो नॉरा में कवर करते हैं ना? देखिए, वो नॉरा जरूरी नहीं होता है, ईसीटी थिएटर में भी दी जा सकती है और बाहर भी दी जा सकती है। तो उसका कोई किसी को ज़बानी याद है? सारा आप बताओ जल्दी से। ईसीटी के सर एक ईसीटी के एनेस्थीसिया कंसर्न। अच्छा सर, ईसीटी के एनेस्थीसिया कंसर्न्स ये होते हैं कि पेशेंट एक तो ये इरिथमियास कराता है, पेशेंट रेडी में भी जा सकता है और सडन टैकीकार्डिया और एसवीटी भी डेवलप कर सकता है। पेशेंट वाइट ब्लॉक कर सकता है, सीजर्स होते हैं तो पेशेंट का फ्रैक्चर हो सकता है। और पोस्ट ऑपरेटिव ये पोस्ट इक्टल स्टेट जो होती है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। और एयरवे कोलैप्स हो सकता है, एयरवे कोलैप्स हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, टंग बाइट हो सकती है, टंग बाइट हो सकता है। अच्छा, उसके तो बाद आप स्टार्ट में थोड़ा सा आप मिस कर गई हैं, आप पहले वो बताएं ना कि इसके अंदर ऑटोनॉमिक रिस्पांस आता है। ऑटोनॉमिक रिस्पांस मैंने बताया था सर, सडन ब्रेडी एंड टैकी ऑटोनॉमिक रिस्पांस आता है, जिसकी वजह से सडन ब्रेडी होता है, उसके बाद सडन टैकी होता है। ठीक है, तो सडन ब्रेडी को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? इनिशियली आप एट्रोपिनाइज कर सकते हैं या ग्लाइकोपाइरुलेट दे सकते हैं, और प्लेन पाइरुलेट। जी बिल्कुल। अच्छा, और सिंपैथेटिक रिस्पांस को करने के लिए क्या होगा? सिंपैथेटिक रिस्पांस को इतनी की डीप एनेस्थीसिया जो आप आपके एक मिनट, सारा को बताने दे सर। प्लीज। हम इंडक्शन एजेंट से प्रोपोफोल से इंड्यूस करते हैं, और दूसरी बात ये कि मसल नहीं सर, ये अगर एक सेकंड, थायोपेंटोन वर्सेस प्रोपोफोल, व्हिच इज बेटर? थायोपेंटोन। देखें ना, आप गलत बोल गई हो ना सारा। नो सर, वो सीजर्स कराती है ना, सीजर्स भी कराती है। नहीं, सॉरी आई एम रॉन्ग। इट्स प्रोपोफोल, इटोमिडेट एंड प्रोपोफोल। ठीक है, तो प्रोपोफोल इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि प्रोपोफोल से देखें, इटोमिडेट से नॉजिया वॉमिटिंग होती है पोस्ट ऑपरेटिवली, तो इसलिए प्रोपोफोल इज बेटर चॉइस। और इटोमिडेट से क्या होती है जी? सीजर्स होते हैं, और एड्रिनल सप्रेशन लॉन्ग टर्म में अगर यूज किया जाए तो। जी, एड्रिनल लॉन्ग टर्म में नहीं, सिंगल डोज से भी एड्रिनल सप्रेशन हो सकती है।
इसलिए एटोमेडेट इज नॉट अ गुड चॉइस। प्रोपोफोल एक्चुअली एंटी एपिलेप्टिक भी है, लेकिन ये सीजर थ्रेशोल्ड को कम करता है। भी होती है और एंटी वॉमिटिंग भी होती है ना, एंटी हेमेटिक भी होती है, एंटी हेमेटिक भी है। एक और इफेक्ट भी बता दे लगे हाथों, प्रोपोफोल का एक और इफेक्ट भी होता है, एंटी प्रूरिटिक भी होती है। ओ यस यस, ठीक है, पेन ऑन इंजेक्शन होता है। एनीवेज, तो बेसिकली अच्छा मसल रिलैक्सेंट देंगे। डॉक्टर तनवीर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर 0.25 mg पर केजी के डोज से आप सक्स दे सकते हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट प्रोसीजर है तो, लेकिन अगर इफ यू अचीव मसल रिलैक्सेशन इट्स गुड, कोई इसमें हर्ज नहीं है। इसके लिए आप सक्सामिथोनियम दे रही हैं, और इनिशियली आपने कहा कि ब्रैडीकार्डिया भी हो सकता है, यानी कि आप उसका अरेस्ट करना चाहते हैं। सर लेकिन सक्स दे सकते हैं, ब्रेडी होता है उसको आप मैंने जो कराई थी उसमें सक्स देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? रॉक्यूरोनियम, आई डोंट नो। ड्रग ऑफ चॉइस वैसे ये थ्योरेटिकल ही है, सिर्फ प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं होती है ये। ड्रग ऑफ चॉइस इज मीवाक्यूरियम। ठीक है जी डॉक्टर ज़ीशान, मैं सुनता रहा हूँ, क्योंकि हर फ्राइडे को मैं एक लिस्ट कराता हूँ ईसीटी की। सही, ठीक है। तो प्रैक्टिकली बहुत से जो लोग हैं उन्होंने ईसीटी नहीं कराई होती, तो क्विकली मैं जानना चाहूंगा बस। जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले ये है कि किसी ने सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट देखा है लाइफ में? मेरा ख्याल है हर कोई इंसान अपने आप को स्किज़ोफ्रेनिया के साथ देखा है। जी जी देखा है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ। असल में जब आप ईसीटी के लिए जाते हैं ना, तो जो पेशेंट आप देखते हैं ना, उनके फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, और उनसे कम्युनिकेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इवन आप आईवी लाइन लेते हैं तो आपको बहुत प्यार से सॉफ्टली कहना पड़ता है, और आप उनसे जो कम्युनिकेट करते हैं, और आपके साथ जो वहाँ की नर्सें वगैरह होती हैं, वो कम्युनिकेशन बड़ी उसमें जो है ट्रिकी होती है, और आपको एक्स्ट्रा पोलाइट होना पड़ता है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट होना पड़ता है, और चीज़ें बहुत स्लो करनी होती हैं। दूसरा ये होता है कि ये जो सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट है वो खाता पीता नहीं है, लिहाजा वो पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड होता है, उसकी ओरल हाइजीन अक्सर बड़ी पुअर होती है। फिर ये है कि आप उसकी जो ईसीटी की फाइल है ना, उसमें केयरफुली देखते हैं कि ईसीटी एक बार नहीं होती, सीरीज ऑफ ईसीटी हो रही होती है, यानी हर वीक में उसकी हो रही होती है, कि उसे जो है डिप्रेशन से आउट उसे किया जाए। तो आप देखते हैं कि लास्ट टाइम इसको कितनी डोज लगी है प्रोपोफॉल की, और उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आया। जैसे हम एक पेशेंट करवाते थे तो वो उसको हमेशा सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती थी, या किसी को ब्रेडिकार्डिया हो जाता, तो वो इवेंट आपका जो प्रीवियस कोलीग है उसने डॉक्यूमेंट कर रखा होता है कि इसको बड़ी सीवियर हाइपोटेंशन होती है। तो कुछ चीजें आप जो उसके लिए रूटीन में आप बनाते हैं, प्रोपोफॉल आप ड्रॉ करते हैं, वेजोप्रेसर एक ड्रॉ करते हैं, एफिड्रीन या मेट्रोमिनॉल यहाँ पे है, उसके अलावा सक्सिनाइल आप ड्रॉ करते हैं 1/4 डोज 25 मिलीग्राम तक, और उसके साथ आप करते हैं ग्लाइकोपाइरोलेट, प्री ऑक्सीजनेट करते हैं। इंटूबेट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, एक बाइट ब्लॉक होता है एक सॉफ्ट सा, वो आप उसके फेस जो टीथ हैं उसके दरमियान में आप केयरफुली उसे प्लेस करते हैं, ताकि फिट्स के दौरान जो है ना वो टंग बाइट ना करे या उसको कोई डेंटल ट्रॉमा ना हो। तो आप डोज चेक करते हैं कि प्रीवियस इसको ईसीटी में कितनी लगी है, नहीं तो आप उसे टाइट्रेट करते हैं, यूजुअली अराउंड 100 मिलीग्राम तक चाहिए होती है। 25 मिलीग्राम आप सक्सिनिल देते हैं, और ग्लाइकोपाइरोलेट 200 देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 100 तक आप दे देते हैं, ताकि उसे ब्रेडिकार्डिया डेवलप ना हो। उसके बाद यह है कि आप डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया चेक करते हैं, जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बाइट ब्लॉक आपने दिया, और उसके बाद आप अलाउ करते हैं जो साइकेट्रिस्ट है टू गिव हिम शॉक। तो जब वो शॉक आप देते हैं तो उसके फौरन बाद फिट इनिशिएट होता है। वो फिट जो है उसकी इंटेंसिटी को, ताकि उसमें कोई मसल टीयर ना हो या कोई डेंटल ट्रॉमा ना हो, उसकी को लेस सीवियर करने के लिए आप बेसिकली 25 मिलीग्राम सक्सिनिल दे रहे होते हैं, कि उससे फिट जो है ना एक अच्छा सोशलाइज एक्सेप्टेबल फिट आता है, और उसके बाद पेशेंट जो है ब्रीथ भी करना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वेक अप भी हो जाता है। उसके बाद आईवी लाइन मेंटेन होती है, आप थोड़ा सा उसे फ्लूइड दे देते हैं इन केस अगर हाइपोटेंशन बाद में डेवलप हो रही है।
तो आप फ्लूइड के साथ थोड़ा सा वेज़ोप्रेसर दे देते हैं और पेशेंट को मॉनिटर करते हैं 30 मिनट के लिए रिकवरी में। जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है उसके बाद नर्सें वगैरह पेशेंट को भी चाय और बिस्किट वगैरह दे रही होती हैं और आपको भी दे रही होती हैं। यूजुअली हम वहाँ बैठते रहते हैं थोड़ी देर, लिस्ट कंप्लीट कर ली तो वहाँ चाय शाय पी ली। उसके बाद जो फर्स्ट पेशेंट होता है वो भी उठ के हेलो जॉन, हाउ आर यू, दिस इज योर टी, हैव इट, तो वो बेचारा चाय शाय बिस्किट शिस्किट ले रहा होता है। और उसके बाद जब सब कुछ ठीक होता है तो आप पेशेंट को भेज देते हैं वापस वार्ड में। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। जी बिल्कुल। इसमें बस एक चीज मैं भी मिस कर गया था, वो मैं ऐड कर दूंगा, शायद मैंने अभी सुना नहीं, शायद आपने बताया है, वो है कि ये पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक्स मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन पे होते हैं, तो उनकी एनेस्थीसिया जो है ना वो हो सकती है एनेस्थीसिया इंटरेक्शन विद, तो प्रेफरेबली इसका एनेस्थीसिया बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन ट्रिकी है और उसमें प्रॉब्लम भी होते हैं। यानी कि ये जो ईसीटी होती है ना, ये उसी स्वीट में हो रही होती है, जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट होता है ना, उसी में एक रूम होता है जिसमें एनेस्थीसिया की फैसिलिटी दी होती है, रिकवरी नर्स होती है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एम्बुलेटरी एनेस्थीसिया है। तो इसमें कभी कभार प्रॉब्लम भी आ जाता है। जैसे मैं बता रहा था कि एक सीवियर हाइपोटेंशन हो रही थी, तो फिर आप कॉल कर देते हैं रेस्क्यू कॉल के जी आपका सीनियर या कोई और कुलीग आ जाता है आपकी हेल्प के लिए। लेकिन आपको अच्छे तरीके से ये देखना होता है कि ये पेशेंट कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम का तो नहीं है, या इसमें कोई एयरवे का शदीद इशू तो नहीं है। अगर इस तरह का हो तो आप उस पेशेंट को फिर शिफ्ट कर देते हैं कि ये थिएटर में होगा। तो फिर इसी तरीके से उसकी जो है लॉजिस्टिक वगैरह वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? जी, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगी? कॉन्ट्राइंडिकेशन पेशेंट की विल है। अगर पेशेंट विलिंग नहीं है, दो तरह के पेशेंट होते हैं। सर इस्कीमिक हार्ट डिजीज में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर पेशेंट ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, फ्रैक्चर्स को प्रोन है, तो उसमें आईसीपी रेज्ड है तो उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। देखिए एब्सोल्यूट नहीं है ये इस्कीमिक वो हार्ट मैस डिजीज है। अगर रीसेंट एमआई या रीसेंट कोई एक्टिविटी है, उसके अलावा जो इस्कीमिक जो ओल्ड एमआई है या ओल्ड है, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ओके सर, लेकिन रेज्ड आईसीपी विद अ मैस इन ऑक्यूपाइंग लीजन, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। जी सर, एनीथिंग एल्स डॉक्टर तनवीर? मेरा ख्याल है ये सर्वाइकल स्पाइन की जो डिसेबिलिटी है, ये फर्स्ट इसकी वो सर्वाइकल स्पाइन की डिसेबिलिटी भी सॉरी इंस्टेबिलिटी ये भी है इसमें। ठीक है, am I right? जी वो ऑर्थोपेडिक्स में आ जाएगा ना, वो बिल्कुल वो उसी में अनस्टेबल, आप उसके उसी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। हाँ जी। दूसरा इसमें बस वक्त है ना हमारे पास? जी जी बता दीजिए। वो यूं है कि जो ईसीटी है ना, वो किस पेशेंट में हो रही होती है। एक इसमें दो कैटेगरी हैं। एक जाते ही वो हमें बताते हैं कि ये पेशेंट सेक्शनड है और ये सेक्शन नहीं है। हमारे मुल्क में पता नहीं इसका क्या कानून है, क्योंकि हर मुल्क में अपना अपना उनका कानून होता है ना। जी जी। तो सेक्शन पेशेंट ये है कि ऐसा फर्द जो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम बन गया हो, या जिसकी अपनी जो मेंटल कंडीशन है वो इतनी पुअर हो गई हो, तो अगर दो साइकेट्रिस्ट अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन से उसे करार दें कि इसके लिए ईसीटी जरूरी है, तो उसकी विश और विल के बगैर भी उसे ईसीटी दी जा सकती है। ठीक है ना? उसको नॉन सेक्शन कहेंगे। वो सेक्शनड है। वो सेक्शनड है, ठीक है, ओके। कि भाई उसके ऊपर जो इस मुल्क का कानून है वो उसका एक सेक्शन लगता है। ओके ओके, ठीक है। लेकिन दूसरा होता है वो नॉन सेक्शन होता है। अगर वो पेशेंट के ऊपर ये सेक्शन की जो है ना, ये प्रोसीजर होता है, इसमें जाहिर एक वक्त चाहिए। अगर ये ना हो और सॉरी टू इंटरप्ट, सेक्शन या सैंक्शनड लफ्ज है? सेक्शन मतलब वो जिसमें हमारी ज़ेरे दफा होती है ना, वो उसको वही सेक्शन, उसको वही बोल रहे हैं। वो सैंक्शन नहीं होता ना सर, फलां पे फलां सैंक्शन लगी है। ये सेक्शन होता है कि यार जैसे हमारे मुल्क का आईन है ना, उसकी दफा इसके मुताबिक, तो वो उसको सेक्शन बोलते हैं ना। जी जी वही है। ये असल में डॉक्टर तनवीर ये मिक्स कर गए सैंक्शन से ना, जो पाबंदी से। ना वो सैंक्शन और होता है, वो पाबंदी हो गई। तो असल में पाकिस्तान में होता है ना,
पाकिस्तान में सेक्शन और सैंक्शन दोनों का जिक्र बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दोनों कंफ्यूज हो गए ना, दोनों ही जिक्र अब बहुत आप ज्यादा देखें आता ना, है। जैसे एक पेशेंट है, पाकिस्तान में एक पेशेंट है, अब उसका डिसीजन होता है कि जी इसको ईसीटी देनी है। अब पेशेंट कहता है मैं नहीं लेता जी ईसीटी। अब कौन उसे देगा? आखिर उसकी कंसेंट होनी है ना। उसमें कोई मुल्क का अगर कानून खामोश होगा तो कौन देगा? उसकी या फैमिली देगी या कुछ। तो इस कंट्री में एक ये है कि उसको डॉल्स कहते हैं, डिप्रीवेशन ऑफ लिबर्टीज। कोई भी जो शख्स है उसको आजादी से महरूम नहीं किया जा सकता, इल्ला ये कि उसमें 2-3 सेक्शंस हैं, जिसके साइकेट्रिक सीवियर इलनेस है, जिसमें फिर 2 डॉक्टर कंफर्म करें कि इसको इसकी जरूरत है, और फिर उसकी विल के बगैर भी आप दे सकते हैं। तो वो हो गया सेक्शन कि भाई ये पेशेंट सेक्शन है। तो वो सेक्शन जो बंदा है वो ये कह भी रहा होता है कि बाज़ का मैंने नहीं करवानी, छोड़ दो, मुझे ये है वो है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर सेक्शन लगा हुआ है और ये लॉफुल है कि उसकी विल के बगैर आप उसे एनेस्थेटाइज भी कर सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। जबकि दूसरा मुझे पेशेंट याद है कि उसके ऊपर सेक्शन नहीं लगा हुआ था और वो यानी कि अपनी फ्रीडम में था और बातचीत कर रहा था, तो ऐन मौके पे उसने कहा कि यार मैं नहीं लेना चाहता। तो बिलीव मी कि प्रोपोफॉल देने से एक लम्हा पहले मैं रुक गया, क्योंकि ये इलीगल था और हमने उसका ये कैंसिल किया और लिखा कि क्योंकि पेशेंट सेक्शन नहीं है और इसकी कंसेंट नहीं थी और ना इसके ऊपर सेक्शन लगा हुआ है, तो हम इसे प्रोसीड नहीं कर पाए। दैट्स इट। क्योंकि आप किसी को उसकी मर्जी के बगैर तो दवाई नहीं दे सकते ना, और कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ये कंप्लीट हो गई डिस्कशन। मेरा ख्याल है ये जस्ट ओरिएंटेशन के लिए थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर। चलिए एनीवेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, और जो Thank you so much, sir. जो हमारे नए परौने आए हैं उनको ज्यादा वेलकम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत बख्शी। ठीक है जी डॉक्टर साहब, वैसे मजा बड़ा अच्छा लगा होता है क्लास में ना। आप माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे याद आते हैं, हमारे हाई स्कूल में एक टीचर होते थे, उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी मेहनत की, उनकी वजह से ही हम डॉक्टर बने। तो मुझे आपकी बातें सुन के उनका गुमान होता है। सर ये शख्स से याद आया कि न्यूरो एनेस्थीसिया में भी शख्स नहीं देते जी। ये रिस्क वर्सेस बेनिफिट यार असेस करते इमरजेंसी में देते हैं, आप इमरजेंसी में दे यूज सकते होता हैं है, अगर आप बेनिफिट होता है। इफ यू हैव नो अदर ऑप्शन एंड देखिए यार आपने असल में मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब इसका बेहतर जवाब देंगे। और आईसीपी बढ़ाता है। देखें रिस्क वर्सेस बेनिफिट इज द बेस्ट आंसर, और यूजुअली ये है कि आप ये बोल देंगे इफ रोकोरोनियम एंड सुगामेडेक्स इज अवेलेबल देन इवन इन एट एनी कॉस्ट इट इज बेटर टू गिव रोकोरोनियम एंड सुगामेडेक्स रादर देन गिविंग अ ड्रग व्हिच पोटेंशियली कैन इंक्रीज आईसीपी। ठीक है, तो ये इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको कंडक्ट करके तो दिखाना नहीं है, आपने बता देना है ये बात। ठीक है, चलिए एनीवेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, और इंशाल्लाह कल हम इसी को आगे लेके चलेंगे। सर लेकिन जैसे अगर इमरजेंसी में भी शॉर्ट प्रोसीजर्स हैं, जो वीपी शंट वगैरह जलती है, उसमें रो का तो जैसे आपको पता नहीं होता ना कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होगा, कितना तो होता है। उसमें बाय भी द आप वे यही कहेंगे एक सेकंड बाय द वे रोकोरोनियम आपने कभी यूज की है? सर अगर नहीं, 0.9 कोई to इत्तेफाक नहीं हुआ। 1.2 mg पर kg का डोज यूज करते हैं तो 60 सेकंड्स में इफेक्ट आ जाता है। 45 to 60 क्वेश्चन ये जस्ट नहीं लाइक है कितनी देर तक इफेक्ट रहता है। ड्यूरेशन सर वही 25 to 30 सर मिनट। शॉर्टर ऑनसेट है विद एक्सपेंस ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। नहीं लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन सिर्फ पैनक्रोनियम है। 25 to 30 लॉन्ग ड्यूरेशन इज पैनक्रोनियम। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन इज पैनक्रोनियम। और जो रोकोरोनियम है, आपको एक और भी मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपने ये मैं आपको प्रैक्टिकल मैं इसमें ऐड करूंगा सर। जी जो रोकोरोनियम है वो अगर आप 0.6 दे रहे हैं तो उसमें इंटरमीडिएट उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर आपने उसको हाई डोज दिया है ऑनसेट को बेहतर करने के लिए तो उसमें उसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग हो जाता है। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। अगर आप मैं आपको एक बात बताऊं, जो असल में कुछ चीजें होती है प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। जो प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया होता है ना, वो मैं कभी आप लोगों से अपने टोटके डिस्कस करूंगा। आपको अगर आपने मसल रिलैक्सेंट ज्यादा दे दिया ना, अब आप चाहते हैं कि उसको टाइट्रेट करें किसी तरीके से कि तो अब आपको प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने जल्दी एनेस्थेटिक एजेंट बंद कर दिया तो उसको अवेयरनेस हो जाएगी, तो उसको बचाने के लिए आप दें मिडाजोलैम। ठीक है, आप दें मिडाजोलैम, और आप कोशिश ये करें कि आप इनहेलेशनल एजेंट कम यूज करें। इनहेलेशनल एजेंट आप कम यूज करें और आप उसको टाइट्रेट करें प्रोपोफोल से।
तो आपका जो इफेक्ट है ना, जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, उससे जल्दी खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको अपना पर्सनल, क्योंकि आई एम ऑफ एडवोकेट के, मैं पाकिस्तान में भी जब मैं प्रैक्टिस प्राइवेट करता था तो वहां पर तो उनका वक्तों ने आइसोफ्लोरेन के वेपराइजर के अंदर हेलोथिन डाली हुई होती थी। तो मैं वहां से मैंने इससे दुश्मनी शुरू की थी, और वो दुश्मनी मैं यहाँ पर आके भी कंटिन्यू रखिएगा। आई यूज एट द मिनिमम पॉसिबल मैक, जिसको आप कहते हैं ना वो डायल कंसंट्रेशन, आई यूज मिनिमम। तो मसल रिलैक्सेंट का इफेक्ट जो है आपको मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि जो इनहेलेशन एजेंट्स होते हैं ना वो पोटेंशिएट करते हैं सर, वो पोटेंशिएट करते हैं। सर तो आप मिडा किस डोज से देते थे? आई एम सॉरी सर, मिडा किस डोज से देते थे? लाइक आपने कहा कि मिडाज़ोलैम सब्स्टिट्यूट करें अलोंग विद प्रोपोफोल की बोलोसिस, जी जी, तो आप ये आप कैसे चलाते थे? आप डोज बताएं। देखिए मेरी एक बात सुने, ये होता है हर आप मरीज को सूंघते हैं पहले मतलब बताने का मकसद ये है कि ये हर पेशेंट में एक डोज नहीं हो सकती, ठीक है। ये आप पेशेंट की ओवरऑल मॉर्बिडिटी देखते हैं, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन देखते हैं कि इसके अंदर कितना सीएनएस की डोजेस में ये उस पे सेंसिटिविटी होगी, ठीक है। एडल्ट्स में सर हम 20 ये मिलीग्राम आपने मेरे प्रोपोफॉल देते सुपरवाइजर हैं वाला नॉर्मली जवाब दिया है। टू हाँ, बाइसेप्स। तो सुपरवाइजर वाला ही जवाब दूंगा ना मैं आपको। तो असल में बेसिकली उसमें अंदर होता ये है कि अगर आपने एक 80 साल के बंदे को 1 मिलीग्राम भी दे दिया है तो दैट विल बी सिग्निफिकेंट मे बी, ठीक है। लेकिन अगर आपने अगर आपने एक यंग पेशेंट में दिया है तो मिडाज़ोलैम आप 2-3 मिलीग्राम भी दे दें, कुछ भी नहीं होगा। आप बता रहा हूँ ना कि आपने मेरी बात सुने, इसकी मिसाल है खाना पकाने की। आपने खाने के अंदर लीमू भी डाल दिया है, आपने विनेगर भी डाल दिया है, आपने टमाटर भी डाल दिया है, तो हो सकता है वो खाना कड़वा हो जाए। लेकिन अगर आप यही तीनों चीजें डालें, लेकिन तीनों अगर आप टमाटर, दही भी है, सॉरी दही भी है, सिरका भी है, लीमू भी है और टमाटर भी है, चारों चीजें खट्टा करती है ना, तो अगर आप चारों डाल देंगे तो जायका खराब भी हो सकता है। तो आप क्या करें कि आप थोड़े थोड़े मिक्स डालें तो जायका भी बहुत अच्छा आएगा, चारों चीजों का मजा आएगा। तो बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉकटेल एनेस्थीसिया, ठीक है। कॉकटेल एनेस्थीसिया आप 1.2 मिलीग्राम पिछले 10 साल से मैंने शायद कभी भी सक्सामेथोनियम यूज नहीं किया। Since I came to Saudi Arabia, by the way, I have never used सक्सामेथोनियम, even in whatever surgery I have done. In every patient, rocuronium is effective. Practically मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं कर सकते ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास फैसिलिटी है, सुगामेटेक्स आपके पास अवेलेबल है, तो आपने जो मर्जी चांद चढ़ा दिया, सुगामेटेक्स आपकी, मैं तो अपने पॉकेट में रखता हूँ सुगामेटेक्स, तो वो अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फौरन सुगामेटेक्स रिवर्स कर दिया, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में नहीं बता सकते ये जो प्रैक्टिकल टोटके होते हैं ना, ये कभी प्रैक्टिकल टोटकों पे डिस्कशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लाहौर में अगर कोई रहता है ना, तो लाहौर के अंदर एक एनेस्थेटिस्ट है डॉक्टर याया, मेरे वो वर्चुअल उस्ताद हैं, वो जिनका मुझे पता लगता था ना कि याया साहब कर रहे हैं, वो मैं आंख बंद करके करता था, ठीक है। मैं आंख बंद करके करता था जब मैं रेजिडेंट था, आज से कितने साल पहले, तकरीबन 15 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं आप बता सकते। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, रोकोरोनियम कोई लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, आप रोकोरोनियम की जितनी मर्जी डोज दें, अगर आपने उसको टाइट्रेट कर लिया है चीज़ों से, तो आपका कोई इफेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहता। 40 मिनट से ज़्यादा जिस मर्जी डोज पे दिया मैंने, कभी भी ज़्यादा। हाँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आपने उसको प्रोलॉन्ग करना है तो आप बाकी मेडिसिन दे दें और आपको उसके साथ प्रोलॉन्ग करें, वो उसका इफेक्ट पूरी सर्जरीज आप करा दें, आपको नहीं देना पड़ेगा। आप लाइडोकेन इन्फ्यूजन चला दें आप 1 मिलीग्राम पर केजी पे, और आप बहुत ही माइनर सी डोज आप दे दें डेक्समेडिटोमेटिन की, ठीक है। आपका पूरी सर्जरी में आपको मसल रिलैक्सेंट नहीं देना पड़ेगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मैंने 8-8 10-10 घंटे की सर्जरी से कराई है, अगर स्पेशली अगर आपके पास रेमीफेंटल भी है, ठीक है। रेमीफेंटल तो पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन लाइडोकेन भी आपके पास अवेलेबल है और डेक्समेडिटोमेटिन भी अवेलेबल है। तो आप 1 मिलीग्राम पर केजी, और उसका भी आसान टोटका मैं आपको बगैर सिरिंज पंप के तरीके बता रहा हूँ। आप 60 मिलीग्राम देते हैं ना बोलस, बगैर ये सोचे हुए, कोई मुझे किसी को मैंने बताया कि आईवी लाइडोकेन देता हूँ, तो उसने कहा वो तो सर एरिथमोजेनिक होता है खुद भी। मैंने कहा आप 60 मिलीग्राम बोलस दे दे, कोई मसला नहीं है, मैं आपको 60 मिलीग्राम कह रहा हूँ, नहीं 60 मिलीग्राम का बोलस देते हुए डर नहीं लगता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 60 मिलीग्राम पर आवर पे आप उसकी इन्फ्यूजन चला दें तो बड़े परेशान हो जाएंगे आप जो एक ड्रिप है ना, आप उसके ड्रिप में डाल दें और उसको एक फिक्स रेट पे चला दें, वो चलता रहेगा, आप उसको टाइट्रेट कर ले। खास तौर पे यही टोटका मैं आपको डेक्समेडिटोमेटिन का भी बता रहा हूँ। आपके पास सिरिंज पंप नहीं है, आप 50 माइक्स ले लें, आप हाफ सीसी ले, अगर इम्प्यूर 100 माइक्स का होता है,
100 माइक्स का एम्प्यूल होता है ना, आप उसमें से 50 माइक्स ले लें हाफ सीसी, और आप उसको डाल दें अपने 1 लीटर में या 500 ml में, और उसको आप एक फिक्स रेट पे चला दें और अकॉर्डिंग टू द वाइटल्स आप उसको टाइट्रेट कर लें। ये मैं उन सेटअप्स का बता रहा हूँ जहाँ पर आपके पास सिरिंज पंप नहीं है। आइडियली दिस इज नॉट एट ऑल डॉक्यूमेंटेड और नॉट एट ऑल एडवाइस टेक्निक। आप मुझे रेफर करेंगे जिस डॉक्टर ज़ीशान कह रहे हैं कि सिरिंज पंप ना यूज़ करो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास सिरिंज पंप नहीं है और आप हैसल से बचना चाहते हैं, तो आप इवन अगर वो 50 माइक्स डायरेक्ट भी चली जाएगी ना, 50 माइक्स अगर आपने फुल भी खोल दिया गलती से, तो 500 ml जाने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, एम राइट? तो 50 माइक से कुछ नहीं होगा, 50 माइक से कुछ भी नहीं होगा। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। एडल्ट में 50 माइक से नथिंग, नो डेंजरस कॉन्सिक्वेंस विल अकर। जो लोग डेक्समेडिटोमेटिन यूज करते हैं उनको ये बात 100% पता होगी कि डेक्समेडिटोमेटिन से ब्रेडिकार्डिया होता है, तो डेक्समेडिटोमेटिन देना मैंने तो एक एनेस्थेटिस को बोलस डोज ऑफ डेक्स दे के अंडर करते हुए देखा है और कुछ भी नहीं होता सर। देखिए, लेकिन डेंजरस चीज है, ठीक है। डेक्समेडिटोमेटिन ही वाज वन ऑफ द कार्डियक एनेस्थेटिक्स और वो एक्चुअली डेक्स का बोलस डोज दे के पेशेंट को अंडर करते भी हैं, और वो एनाल्जेसिया के तौर पे ही प्रेफर्स डेक्समेडिटोमेटिन, अंडर ही वो डेक्स से करते हैं, और इतना बेहतरीन उनका मरीज उठता है कि मैं आपको क्या बताऊं, अपने हाथ से ट्यूब निकालते हैं। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो आप इन्फ्यूजन में चलाएं। देखिए, कुछ मेडिसिन होती हैं जो बोलस में जिनका कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने फेंटानिल यूज की, फेंटानिल आप एक 100 माइक्स का बोलस लें और आप एक 100 माइक्स को ड्रिप में डालें और उतनी ड्यूरेशन के लिए चलाएं, आपको जमीन आसमान का डिफरेंस महसूस होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फेंटानिल का जो डायनामिक्स है वो ऐसी हैं कि आपको ज्यादा डोज देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन इन्फ्यूजन वाली हैं, इनको इन्फ्यूजन में ही देना चाहिए। आप बोलस दे सकते हैं सर उसका ब्रेडी जो है रेजिस्टेंट टू एट्रोपिन होता है, तो इसलिए नहीं देना चाहिए। मतलब बेसिकली दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रॉब्लम। डेक्स से जो ब्रेडी होता है उसके लिए एट्रोपिन रेजिस्टेंट। नहीं, मतलब like I saw it practically him doing it, he used to नहीं, आपकी बात फातिमा, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन बेसिकली मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी जो प्रैक्टिकली लोग करते हैं और दे आर सेटिस्फाइड। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने कभी 30 मिलीग्राम आपने स्पाइनल स्पेस में दिया है, 30 मिलीग्राम 2 एम्प्यूल्स स्पाइनल स्पेस में मैक्सिमम आप लोगों ने कितना दिया है एबोकेन स्पाइनल? सर 15 ही दिया है। 15 से ज्यादा कभी नहीं दिया? नहीं। क्या होगा अगर 15 से ज्यादा दे देंगे? सब कुछ हो जाएगा सर, टोटल नहीं, बेसिकली हाई स्पाइनल सर डिपेंड करता है आपने किस वॉल्यूम कितना दिया। और असल में आप लोग 5 mg। अब मैं असल में बेसिकली मैं इस डिस्कशन को वो करना चाहता हूँ, लेकिन व्हाट इज, आपने अभी बोला है टोटल हाई स्पाइनल, तो हाई स्पाइनल में और टोटल स्पाइनल में क्या फर्क होता है? High spinal is the block higher than the level you want to achieve, and total spinal में cranial nerves की involvement होती है। तो स्पाइन जो आप लगाते हैं, जो आपने दिया, तो इससे टोटल स्पाइनल होगा या हाई स्पाइनल होगा? सर हाई स्पाइनल होगा। मुझे बताएं कि यूजुअली जो कर्वेचर होता है थोरैसिक स्पाइन का, वो किस तरह का होता है? थोरैसिक स्पाइन का होता है सर कर्व पोस्टीरियर होता है, डोर्सली दे आर कर्व। और आप ये कहते हैं ना कि ये हाइपरबैरिक है, तो अगर आप हेड साइड ऊपर कर दें, आप कर्व को ऊपर की तरफ ले जाएं, तो वो चढ़ के ऊपर जा सकता है? सर करना नहीं चाहिए। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हेड साइड अगर आप ऊपर करें ना, आप अगर एक कप शेप बना दे तो नहीं जाता इफेक्ट ऊपर, ठीक है सर। लेकिन हमने देखा है कि हाई ब्लॉक हो जाता है अगर पेशेंट की पोजीशन थोड़ा सा भी हाइड अप हो प्रैक्टिकली, और बहुत पेशेंट हाइपोटेंसिव भी हो जाता है सिवियर। देखिए 20 मिलीग्राम तो मैं रिपीटेड और मेजॉरिटी केसेस में मैं दे देता हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि ये सर्जरी थोड़ी प्रोलॉन्ग हो रही है, ठीक है। आप एंटिसिपेट करेंगे, जाहिर बात है। इवन इन ऑब्स नो, ऑफ कोर्स ऑप्स में कौन सी सर्जरी 4 घंटे में होगी? सिजेरियन सेक्शन नहीं, आई वाज जस्ट आस्किंग। मैं ऑर्थोपेडिक्स की बात कर रहा हूँ, ऑर्थोपेडिक्स में, और मैं उसको यूनिलैटरल करता हूँ। यूनिलैटरल करते हैं आप लोग? यूनिलैटरल करने जी सर, ऑर्थो में करते हैं। यूनिलैटरल करने का क्या फायदा होता है? सर ड्रग डेंस ब्लॉक आता है टुवर्ड्स द साइड्स ब्लॉक आता है। ये तो सारे बताएंगे, एक और इफेक्ट आता है, वो क्या है? सर दूसरी तरफ इफेक्ट कम आता है, पार्शियल होता है, वो नहीं आता।
वो क्या है, ये तो इफेक्ट रिलेटेड हो गई ना, और कोई इफेक्ट होता है इसका? सर बेसिकली हेमोडायनामिकली पेशेंट हेमोडायनामिक इट बिकम्स लाइक एपिड्यूरल, ठीक है। एनीवेज थैंक्स अ लॉट। ये इसका क्योंकि हेमोडायनामिक इफेक्ट कम आता है, ठीक है। एक साइड की सिम्पैथेक्टमी होती है, 15 मिनट के लिए आप रखें, 10 मिनट के लिए आप उसको उस साइड पे, तो उस साइड पे डेंस ब्लॉक होता है और हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो जब मैं 20 मिलीग्राम देता हूँ तो मैं एक साइड पे कर देता हूँ, पेशेंट को कुछ नहीं होता। मेरी इससे ज्यादा देने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जो याया साहब को मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑर्थोपेडिक पेशेंट में 2 इम्प्यूल्स भी देते हैं, उनके पेशेंट्स को कुछ नहीं होता। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं, ये कोई भी नहीं करेगा, कोई भी इतनी डेयर नहीं करेगा कि 30 मिलीग्राम दे दे। एनीवे थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आखिरी बातें हैं भाई, ये किसी को सामने कूद, ये अनऑफिशियल बातें रिकॉर्ड हो गई हैं, लेकिन ये है अनऑफिशियल बातें। ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स डॉक्टर तमीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम डॉक्टर ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच।